अभी विकास सर के इधर आते हैं कि विकास सर ने डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी रिवॉल्यूशन की है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें यानी फोटोग्राफर्स के लिए जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो चीज़ें आप यहाँ पर जरूर पूछिए। विकास सर को तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग में, तो आप बने रहिए। स्विच ओवर करते विकास सर के इधर। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नाम विकास दुरी है, जैसे अभय सर ने बोला है। मेरी एक आकृति करके 20 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। हम लोग मेनली ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है, इतना रीच बढ़ चुका है, इसलिए कुछ एक पोर्शन हम लोग ने मार्केटिंग उसमें भी चालू कर दिया, जहां से डिजिटल अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डिजिटल अवेयरनेस क्या था कि एक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतने सालों से करते थे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग जिस तरह क्लाइंट को रीच होते थे, वो क्लाइंट को रीच होने के लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर मीडिया नहीं था। जैसे मैं अगर टीवी पे ऐड करूं, तो टीवी पे ऐड करने के लिए मुझे करोड़ों खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हर कोई मेरा गिरायक नहीं है, हर कोई मेरा क्लाइंट नहीं है, हर किसी की शादी नहीं हो रही है, हर कोई फोटोशूट नहीं देख रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग रैंडमली हजारों करोड़ जन के पास पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग वो पर्टिकुलरली लेजर टारगेटिंग करके किसी पर्टिकुलर हम लोग के क्लाइंट के पास नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन आजकल की डिजिटल एज में फेसबुक बताइए, गूगल, यूट्यूब, सारी मीडिया से आपको एक लेजर फोकस क्लाइंट हम लोग जिसे बोलते हैं, कि जिसे आज जरूरत है हम लोग की सर्विस की, उस बंदे तक हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का एक तो बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टीवी या कोई भी मीडिया में। आज हम लोग पेपर भी लेके चलो तो पेपर ऐसे लाखों करोड़ों जन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही रहेंगे जिनको अपनी सर्विस चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर किसी बंदे के पास, अगर आपको प्रॉपर क्लाइंट के पास पहुंचना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही सही क्लाइंट, एक जिसको हम लीड्स बोलते हैं, वो लीड्स जनरेट करके एक सही क्लाइंट के पास कैसे पहुंचे। मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करूंगा। हम लोग आज सब वर्टिकल्स देखेंगे, हम लोग कोई भी हॉरिजॉन्टल चीज नहीं एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गूगल मार्केटिंग बोलूं, तो गूगल मार्केटिंग एक ऐसा ही टॉपिक है जिसको एक 6 घंटे 7 घंटे और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हम लोग आज ओवरऑल हर टॉपिक को टच करेंगे कि क्या क्या चीजें आप हो सकती है। आप डिटेल में मेरे पास भी पूछ सकते हैं, जितनी मैं कोशिश करूंगा कि जितने सवालों का आपका जवाब दे सकूं, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो यूट्यूब कीजिए, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने खाली फोटोग्राफर के लिए ऐसे कुछ बनाया नहीं है, तो देखते हैं फ्यूचर में कुछ ऐसे भी बनाने की कुछ कोशिश करते हैं। अभय सर कब से पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसे भी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखती है, तब तक एक प्रेजेंटेशन पे हम लोग जाते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आज जो भी सब आप जन जो ज्वाइंट हुए हैं, वो मोस्टली फोटोग्राफर्स है, वीडियोग्राफर्स हैं, या फिर कुछ डिजाइनर्स होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे। तो आपने हर आपके फील्ड में महारत तो हासिल की हुई है, आपने सब इक्विपमेंट्स लिए है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के कोरोना के टाइम में आपसे बहुत जन को लगता होगा कि क्लाइंट्स की कमी है, शादी नहीं हो रही है, ये चीजें है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कम बजट में काम चल रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि आज शादियां शायद कम हो रही है, लेकिन हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप सही क्लाइंट के तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी लास्ट वीक का एक वीडियो शेयर करता हूँ। एक मनाली का फोटो है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मनाली में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतने जन एक साथ घुस गए कि होटल 15 दिन तक बुकिंग नहीं मिल रहा था। तो वैसे ही जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुलेगा, सब होगा, तभी ये नॉर्मल सब चीजें नॉर्मल ही होने वाली है। क्योंकि वेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप शादी किए बिना है तो लोग नहीं रह सकते हैं, शादी तो करनी है, और वो भी उसी दिन करनी है जिस दिन बराबर मुहूर्त है। तो ऐसे में आपके पास काम ना होना ये बहुत मुश्किल है। एक ही चीज हो सकती है कि आप सही लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, या आपका ब्रांडिंग, आपका जो भी है, वो लोगों तक, प्रॉपर लोगों तक, आप जहां रह रहे हैं, आपका जहां पे बिजनेस है, वहां तक रीच आउट नहीं हो रहा है। तो रीच आउट करने के लिए, और आपको जो भी आपका बिजनेस है वो सही क्लाइंट तक पहुंचना के लिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग का साथ तो लेना ही पड़ेगा।
ओके अगर आप लाइव में कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर पहले बात कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन कि कोई क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि कोई राइट टारगेट ऑडियंस, जैसे कि प्लेटफॉर्म है, जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए गूगल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बट राइट लोगों तक पहुंचने का जो तरीका है वो स्टिल अभी तक मिला नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या राइट वे से कैसे हम टारगेट ऑडियंस को मिल सकेंगे, कि कैसे जो हम आपने भी सेम बात डिजिटल में सबसे बड़ा ये क्या है, जैसे टीवी में हम लोग का कंट्रोल नहीं है कि टीवी में हम लोग उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरियल है, वो पर्टिकुलर सीरियल कौन देखता है, मतलब वो हमारी घर की महिलाएं ज्यादा देखती है, बच्चे ज्यादा देखते हैं, इससे सेटअप करके हम लोग उनको ऐड दिखा सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आपका इंटरेस्ट अगर फोटोग्राफी में है तो उनको ही आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी एंगेजमेंट हुई है और अगर एंगेजमेंट हुए तो नॉर्मली एक आध महीने में आपकी शादी होती है, तो आप ऐसे फोकस कर सकते हैं कि जिनका एंगेजमेंट अभी हुआ है उनको ही आप खाली ऐड दिखा सकते हैं अपनी, और वैसे आप आगे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आप डेमोग्राफिक फोकस कर सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस नासिक में ही है तो नासिक में ही मुझे फोकसफुली मुझे एड्स दिखानी है, वो भी उन बंदों को दिखानी है जिनका एक पर्टिकुलर बजट है, जिनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जिनकी शादी अभी शायद हो नहीं वाली है। अगर मैटरनिटी फोटोग्राफी में अगर करता हूं तो ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट है मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। उसके लिए मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली उसमें असाइन करना है, कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, कुछ टैगिंग करना है और कुछ ये है। क्योंकि जैसे आज गूगल को सब कुछ पता है, आपके बारे में सब कुछ पता है, आप क्या पहनते हैं, आप कौन सी घड़ी लेते हैं, आप क्या मंगाते हैं, आप अमेज़न से क्या मंगाते हैं, आप खाना क्या मंगाते हैं, सब कुछ पता है। तो बेसिकली उसका एडवांटेज वही होता है कि हम लोग, जिसको मैं हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लेजर टारगेट फोकसिंग, कि वो लेजर टारगेट फोकसिंग लीड हो गई वो आपकी, तो उसमें से धंधा लेना बहुत इजी हो गया। जैसे ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको लीड बेचती है, बहुत सारी है जो आज लाखों रुपए आपको चार्ज करती है, 30,000, 40,000, 50,000, बहुत सारे पैसे आपसे चार्ज करते हैं। तो अगर उनको लीड मिल सकता है तो आपको भी लीड मिल सकता है, और उसके लिए आपको उनको 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मॉडल कैसा है, आपने उनका मेंबरशिप लिया वैसे और 50 जन ने उनके हिसाब से मेंबरशिप लिया हुआ है, तो वो हर 50 जन को मेंबरशिप वही लीड्स देने वाले हैं और आप 50 जन आपस में झगड़ा करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सारे पिन पॉइंट प्रॉब्लम हम लोग के डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया से सॉल्व हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से सॉल्व हो सकते हैं। अभी डेमोग्राफिक आप बहुत अच्छी तरह से रीच कर सकते हैं कि मुझे अगर बॉम्बे में करना है और मुझे खाली चर्चगेट एरिया में ही 2 किलोमीटर में मुझे एड्स मेरी चलानी है, तो उतने डिटेल तक मैं कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग का सोशल मीडिया का रहता है। अच्छा, तो एनीवे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी बहुत जन का बातों में अभय सर भी हमेशा बोलते हैं कि बहुत जन पूछते हैं कि हमें जितना रेट चाहिए एक प्रॉपर, जितना हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम हमें पैसा मिलता है, या फिर हम लोग किसी क्लाइंट को 50,000 कोट करते हैं, कोई 1 लाख रुपए कोट करते हैं और क्लाइंट बोलता है नहीं मेरा 10,000 का बजट है। तो मुझे नहीं लगता उसमें क्लाइंट की मिस्टेक है, शायद मिस्टेक वो हमारी फोटोग्राफर्स की है। हम लोग राइट टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचते हैं। जिनका बजट 1 लाख होगा मैं उनको वहां पे पहुंचूंगा तो ही मेरा धंधा हो सकता है। अब एक जनरल एक हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर फिजिशियन है जो बुखार का इलाज करता है, आपका पेट खराब है, आपका सिर खराब है, वो जनरल सब चीजों का इलाज करता है, लेकिन वो आपको चार्ज कितना करता है नॉर्मली 100 रुपीज 150 रुपीज, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता है। दैट डजंट मीन ही डोंट हैव अ नॉलेज और समथिंग, ही डेफिनेटली हैज अ नॉलेज, लेकिन वो चार्ज क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट। अगर वही चीज आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो स्पेशलिस्ट हो सकता है, हार्ट सर्जन हो सकता है, वो एक लंग सर्जन हो सकता है, एक ब्रेन वाला हो सकता है, आप उनके पास बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे और उन्होंने अगर 50,000 बोला या 1 लाख रुपया बोला तो आप सुनेंगे, बिकॉज ही इज अ स्पेशलिस्ट। तो आपको भी आपके बिजनेस में आप डिफरेंस कैसे है
इस बारे में सबसे पहले आपकी एक ब्रांडिंग करके आपको एक प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप लोगों से डिफरेंस कैसे है। एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना पड़ेगा, उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, सब मीडियाज के ऊपर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसे करके आप एक डिफरेंशिएट खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर ही आपकी जो डिजायर्ड रेट है वो आपको मिल सकता है। दूसरी एक बात है, कुछ चीजें अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उससे लोगों को लगेगा नहीं मैं नासिक के ये गांव में रहता हूँ, मैं पूना के अंडर इसमें रहता हूँ, हमारे यहाँ यही चलता है, यही रेट होता है, ये होता है, वो होता है, हमें रेट मिलता ही नहीं है या मिलेगा ही नहीं, ऐसे जो हम लोग सोच के चलते हैं उस बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं है। हम लोग हमारी सोच से ही छोटे होते हैं। अगर लेफ्ट में देखेंगे तो शाहरुख आप इजीली पहचान सकते हैं, और राइट में है वो लग रहा है कि कोई एक साधारण सा बंदा है जो शाहरुख का शायद फैन रहेगा और उसने उनके साथ फोटो निकाली हुई है, लेकिन ये वायरल हुई फोटो है और शाहरुख ने बोला है कि मैं इस बंदे का फैन हूं। तो ये बंदा कौन है? यह है एडम बोगरा। अभी आपको इससे देख के लगेगा क्या, तो ये बांग्लादेश का सुपर हीरो है। वहां पे जैसे हम लोग के आमिर खान, सलमान खान है, वहां पे ये वैसा हीरो है। अभी आप लुक, मैं उसका बुरा ही नहीं करना चाहता हूँ या नहीं कुछ भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस पे आज फिल्मों में काम कर रहा है। तो अगर ये बंदा कर सकता है तो आप भी डेफिनेटली बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, बड़ी सोच रख सकते हैं, बड़ा कुछ करने की हमेशा कोशिश कर सकते हैं। बस यही मुझे कहना था। हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आपका सबका लोगो बन के हुआ रहेगा, शायद एक पोर्टफोलियो भी आपके पास रहेगा। अभी आपको लीड जनरेशन, मतलब एक सही लोगों तक, सही क्लाइंट तक पहुंचने का एक प्रॉब्लम होता रहेगा। तो अभी ट्रेडिशनल वे क्या था हम लोग का, कि हम लोग जहां पे मिलते थे, जिस जगह मिलते थे, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, सब जगह हम लोग चिल्ला के बोलते थे मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे काम दीजिए, आपका कोई रिलेटिव है तो बताइए, कौन है, क्या है। ऐसे ट्रेडिशनल वे में हम लोग मार्केटिंग करते थे। तो ये ट्रेडिशनल वे से हम लोग अभी चेंज होके एक डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम लोग को जाना है तो एक हम लोग सबसे पहले हम लोग एक लीड फनल समझ के लेना पड़ेगा। लीड फनल क्या होता है कि जैसे हम लोग एक ऑयल निकालने के लिए फनल प्लास्टिक का या किसी चीज का यूज करते हैं, वैसा ही एक फनल होता है जो ऊपर से बहुत बड़ा होता है और नीचे कम 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 उसकी साइज होती जाती है। जैसे हम लोग जो लीड जनरेट करते हैं वो लीड सबसे पहले एक कोल्ड स्टेज पे होती है, जहां पे सोशल मीडिया में देख के, कहाँ से उनको किसी ने बताया है, हमारे बारे में समझा है, हम लोग ने कुछ गूगल में डाला है, फेसबुक में डाला है, व्हाट्सएप किसी को भेजा है, वहां से लोगों को हम लोग के बारे में समझने के लिए शुरुआत हुई है। तो वो लीड हो गई कोल्ड, क्योंकि उनको वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, उनको कुछ करना है अभी तक पता नहीं है, उनको शादी की फोटोग्राफ निकालनी है नहीं निकालनी है हमें कुछ नहीं पता है। हम लोग पोटेंशियली जो क्लाइंट्स है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज होगी वो होगी कोल्ड स्टेज। तो ये कोल्ड स्टेज में हम लोग अगर समझते हैं कि हम लोग के पास 1000 लीड्स है, तो जब भी हम लोग उसको फिल्टर करके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे तभी वो हो गई वार्म लीड, कि उन्होंने हम लोग कोई एड्स देखी है, वापस देखी है, 2 बार देखी है, किसी से कंफर्म किया है, हम लोग का सोशल मीडिया जाके देखा है, उन्हें अभी फोटोग्राफर की जरूरत है। तो अभी ये वार्म लीड है, और वार्म लीड में ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे और भी किसी बंदे के साथ इनका बात चल रहा है, आप भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, फिर भी ये वार्म है, इनको अभी करने की जरूरत है, इनको आपकी सर्विस चाहिए। तभी वे वार्म जब भी है तभी आप वो लीड को, वो क्लाइंट को हॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हॉट मतलब क्या, कि आपने उनसे कम्युनिकेशन किया, उनको आपको प्रेजेंटेशन किया, पोर्टफोलियो दिखाया, उनको आपका काम पसंद आया, रेट के लिए आपने बोला, उन्होंने कि रेट भेज दो, ये सब स्टेजेस जो है वो हॉट है। तो कोई भी स्टेज में हम लोग को वार्म से हॉट लेके जाना ही सबसे लीड, जिसे हम लोग बोलते हैं नर्चर करना या सक्सेसफुली कन्वर्ट करना बोलते हैं, वो हॉट स्टेज में ही हो सकता है। अभी जब भी हॉट स्टेज में हम लोग आते हैं तभी बेसिकली एक जनरल अवेयरनेस हम लोग ने कर दिया, एक हॉट में हम लोग ने वो लीड को कन्वर्ट भी कर दिया कि उनसे हम लोग ने एडवांस लिया, हमने उसको बजट दिया, उन्होंने एग्रीड किया, एडवांस दिया। फिर जो स्टेज आती है वो एक लीड को नर्चर करने की। जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग एक शूट करते हैं, वो बंदे का हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, उनका एल्बम देते हैं, या अगर प्रोडक्ट शूट है तो उनको प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, फिर हम उनसे कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं, उसको नर्चर नहीं करते हैं। एक ही बंदा आपको बहुत सारे काम दे सकता है, क्योंकि
आपके साथ उसका एक रिश्ता बना हुआ है, एक रिलेशन बना हुआ है, आपके साथ उसका एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो चुके हैं। तो जब ये ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है तभी उसको नर्चर करना जरूरी होता है। आप नर्चर करते वक्त व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, उसको एक कंटिन्यूस एक फ्रिक्वेंशियल मेल भेज सकते हैं, नॉट टॉर्चरिंग मेल आई विल से, कि व्हाट्सएप ऐसे नहीं कि हर सुबह शाम आप उसको मैसेज भेज रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। एक पीरियोडिकल मैसेज जा सकता है कि आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करते हैं, आप उनके साथ खुश कैसे थे, आप उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा था, टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। इसको नर्चर करना पड़ता है कि सो दैट अगर एक समझे कि एक किसी बंदे का शादी हुआ है तो उसको 1-2 साल में बच्चे होने वाले हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो कभी प्रेग्नेंट है, उनका मैटरनिटी शूट हो सकता है क्या, उनका किड्स फोटोग्राफी हो सकता है क्या, वो आदमी क्या बिजनेस करता है, उसकी कोई ई कॉमर्स साइट है क्या, तो आप उसके लिए फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं क्या, या फिर वो ऐसे कोई कंपनी में काम करता है जहां से आपको लीड्स मिल सकते हैं, जहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। तो इसके लिए नर्चर कोई भी लीड करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है एक मेंटेन लॉयल्टी करना किसी के साथ। लॉयल्टी दोनों तरफ से होती है, आपकी तरफ से भी होती है, क्लाइंट की तरफ से भी होती है। इसलिए वापस जो है वो एक नर्चर लीड का ही एक पार्ट है। आप उनके साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप करते हैं, आप उनके साथ कितना कम्युनिकेशन रखते हैं, इसी से एक मेंटेन होती है लॉयल्टी। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि आपके साथ कस्टमर क्यों नहीं आपसे बाय करता। ये जो स्टेज रहती है उसमें 3 चीजें बेसिकली होती है कि या तो उसको वो चीज की अभी जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, या फिर वो चीज की अभी अर्जेंसी नहीं है। उसको करवाना तो है फोटोग्राफी, लेकिन आज करनी है, कल करनी है, परसों करनी है, उसमें उसको डाउट है, या फिर कुछ चीज के लिए वो वेट कर रहे हैं। तीसरी बात हो सकती है लैक ऑफ ट्रस्ट, कि आपने आपका एक ब्रांडिंग ही नहीं बनाया हुआ है, आपका प्रेजेंस ही सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर ये बात रहेगी तो आपसे उन्होंने बात किया, आपसे बात करके उसको अच्छा लगा, लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया कि उसने आपका सोशल मीडिया जाके चेक किया, सब जगह उन्होंने ये किया और सोशल मीडिया पे उसको आपका उतना पोर्टफोलियो नहीं दिखा। तो इन दैट केस कस्टमर आपसे बाय नहीं करता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। अभी हम समझते हैं कि लीड जनरेट करने का सही तरीका क्या है, या एक कस्टमर को हम अलग अलग कौन से चैनल से हम लोग के फिल्टर में या हम लोग के फनल में लेके आ सकते हैं। इसमें ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक हो सकता है, पेड ऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, कई सारी चीजें हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो था हम लोग का वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी कोई भी क्लाइंट को आपके पास खींच के लाने के लिए आपको कुछ मैग्नेट बनाना पड़ेगा। मैग्नेट क्या होता है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस उसको दे सकते हैं, या कुछ उसकी काम की चीजें समझते हैं कि आप अगर वेडिंग फोटोग्राफर है तो मैं एक ऐसा आर्टिकल या ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको फोटोग्राफर चूज करना है तो चूज करते वक्त कौन सी 10 चीजों का आपको ख्याल रखना है। ये ऐसा एक मैग्नेट कुछ रहेगा। मैं अगर क्लाइंट को बोलूं कि आप मुझे ईमेल आईडी और आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या फिर ऐसी कुछ चीज की इंफॉर्मेशन है, या वेडिंग के कोई 10 डेस्टिनेशन है जहां पे आप वेडिंग के बाद जा सकते हैं, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके लिए क्लाइंट आपको उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके साथ शेयर करेगा। इसी को एक हुक क्रिएट करना भी बोलते हैं। जैसे फिश हम लोग हुक पे लटकाते हैं या हुक पकड़ते हैं, वैसे हुक से आप एक क्लाइंट भी पकड़ सकते हैं और उनको फिर नर्चर स्टेज में हम लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास होना, तो फ्यूचर में आप उनके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। अभी जैसे आप सबको पता है कि हम लोग गूगल पे कोई भी जाके सर्च करता है और वहां से हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, या क्लाइंट जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक हम क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया पपी एडॉप्शन, तो मुझे पपी के बारे में जो भी सप्लायर्स है, उसके शॉप्स है, उनका पूरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो गूगल को कैसे पता चलता है कि किसका नाम आगे देना है? तो गूगल हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, डेटा एनालिसिस करते रहते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है तो हर जगह आपको आपकी ब्रांडिंग करनी होगी। उसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी
वेबसाइट्स है, ऐसे बहुत सारी पोर्टल्स है जहाँ पे आप आपका नाम रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज रजिस्टर कर सकते हैं, कि जिसमें लोकल डायरेक्टरी जब भी हम सर्च करते हैं तभी लोकल डायरेक्टरीज क्या होती है ये देते हैं। तभी अगर कोई सर्च करता है कि फोटोग्राफर इन पूना, तभी वो लोकल डायरेक्टरी में आपका नाम होने के कारण उस क्लाइंट तक आपका नाम जाने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जितनी ज्यादा जगह आपके रजिस्ट्रेशन होंगी, जितनी ज्यादा जगह आपकी नाम होगा, उतने जन को आप पहुंच सकते हैं। और गूगल को समझेगा कि XYZ या XYZ रास्ते पे रहे बिल्डिंग वाला ये बंदा ही यहाँ पे बिजनेस करता है और इसका नाम मैं फोटोग्राफी के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो सारी चीजें आपको असाइन करनी पड़ेगी ताकि गूगल आपको ठीक से समझ सके। तो जब भी कहीं पर आप अपना एड्रेस डालते हैं, नाम डालते हैं, तभी सब जगह सेम एड्रेस, सेम कॉमा, सेम फुल स्टॉप, सब चीजें सेम डालिए। इसको एक स्कीमा डेटा करके बोला जाता है, जिससे गूगल आपको काफी अच्छी तरह से समझ सकता है। अभी दूसरी बात होती है एक लोकल एसीओ। जो लोकल एसीओ रहता है, लोकल एसीओ क्या रहता है कि हम लोग जब भी गूगल में कोई भी चीज के लिए सर्च करते हैं तभी नियर बाय आपको रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं कि आपके एरिया में पहुंचने वाला, आपके एरिया में जिसकी डिलीवरीज है, आपके एरिया में जिसकी सर्विसेज है, ऐसा कोई आदमी जो आपके नियर बाय हो। तो अगर मैं सर्च करूं कि फोटोग्राफर इन दिल्ली, तो दिल्ली में मेरी एरिया में जो बंदे रहेंगे उनका नाम मुझे पहले दिखेगा लोकल सर्च में। पेड सर्च में और ऑर्गेनिक सर्च में जिनका बैकलिंक ज्यादा है, जिनका इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ऐसे बंदे मुझे दिखेंगे। लेकिन लोकल सर्च जो रहेगा वो साइड में आपको हमेशा दिखेगा, जिसमें आपका मैप भी दिखेगा, आपके कंपनी के डिटेल्स दिखेंगे, टाइमिंग्स दिखेंगे। तो अगर लोकल एसईओ आपको करना है तो गूगल बाय बिजनेस का एक पेज आपको ओपन करना होगा। बहुत इजी है। आप गूगल GMB बोलते हैं, मतलब गूगल माय बिजनेस का पेज जो है उसको आप ओपन करके उसमें आपका पूरा डेटा डाल सकते हैं। आपके जितने क्लाइंट्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपको रिव्यूज दे। रिव्यूज एक बहुत अच्छा और बहुत सीरियस सिग्नल देता है गूगल को कि अगर जितने ज्यादा जन आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आपके सर्विस के बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो गूगल आपको उतना मूव करके टॉपर पोजीशन पे मूव करेगा। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हर बंदे के रिव्यू को रिप्लाई देना। कि किसी ने आपके बारे में अच्छा बोला है तो उनके साथ काम करके आपको कैसा अच्छा लगा, थैंक यू बोल सकते हैं। जो भी है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। किसी ने अगर आपका बैड रिव्यूज भी दिया है तो उनको भी आप रिप्लाई कर सकते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये कारण से आपको सर्विस शायद इस टाइम अच्छा नहीं मिला रहेगा, हम फ्यूचर में इस चीज का ख्याल रखेंगे, हम देखेंगे। ये करना जरूरी है। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते वो रिव्यूज को, वो बैड सिग्नल होगा। तो रिव्यूज लेते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए, जितने भी आपके नए क्लाइंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबको बोलिए कि आपके बारे में रिव्यूज डालें। ये रिव्यूज पूरे गूगल में दिखते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे भी मैंने फोटोग्राफर नियर मी डाला है, तो ये जो सर्चेस आ रहे हैं, ये 3 सर्चेस जो आ रहे हैं वो सब गूगल माय बिजनेस से आ रहे हैं। बेसिकली ये लोकल सर्च है, जिन्होंने ऑलरेडी, अगर आप उनको देखेंगे तो इन सबको रिव्यूज मिले हुए हैं, इन्होंने आपका लोकेशन प्रॉपर डाला रहेगा। तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हैं, आप भी क्लाइंट से रिव्यूज ले सकते हैं। अभी इनको आप देखेंगे तो खाली 15 रिव्यूज है, फिर भी ये टॉप पे आ रहे हैं। तो आप अगर 25 जन से रिव्यूज लेंगे, 50 जन से रिव्यूज लेंगे, तो शायद आपका नाम टॉप में आने की और चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें करते रहिए। इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। आप एक बार करके ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, इसको बार बार करना होगा। आपका नंबर आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। आपको जो आपने लिखा है, अगर रिव्यूज जो दे रहे हैं उनको अगर आप रिक्वेस्ट करें कि उनके रिव्यूज में वेडिंग फोटोग्राफी, जो भी आपकी फोटोग्राफी के टाइप है, वो अगर वो मेंशन करे तो उसका भी गुड सिग्नल जाता है। इसके बारे में डिटेल तो बहुत सारी चीजें हैं, आप गूगल कर लीजिए और थोड़ी और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस चीज में क्या होता है
कि ये जैसे मैंने आपको पूरे पहले ही बताया कि ये वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। हम लोग एक टॉपिक को लेके चले तो दिन निकल जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड सर्च इंजन, अब हम लोग गूगल में, हम लोग ने देखा कि गूगल में क्या था कि गूगल में कुछ भी मैं सर्च डालूं वो उसका इंडेक्सिंग करके हमें एक रिजल्ट दिखाता है। अच्छा, एक पपी से याद आया कि एक पपी मार्केटिंग टेक्निक भी एक मार्केटिंग में होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप समझिए एक पपी शॉप में गए और आप यू आर नॉट श्योर कि आपको पपी लेना है या नहीं लेना है, आप फैमिली के साथ गए, तो वहां का मार्केटिंग बंदा क्या करेगा कि जो पपी रहेगा वो आपके घर का जो सबसे छोटा बच्चा रहेगा उसके हाथ में दे देगा, और वो इजीली दोनों का रिलेशन हो जाएगा, और फिर वो बच्चा जिद करने लगेगा, तो उसका सेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। बस आपको आपका लर्निंग कर्व जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, यूट्यूब एक समंदर है, ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको इंटरेस्ट लेके आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। आप पैसे हैं, आपको जाके वहां पे समझ के लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ चीज में किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप फोटोग्राफी अच्छा करते हैं, आपको डिजाइनिंग का नॉलेज लेना है तो आप वो कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत एसीओ में इंटरेस्ट है या आपको फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है तो आप उसका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसके लिए और कोई नहीं आने वाला है। तो जैसे गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजिन है, वैसे सेकंड सर्च इंजिन कौन सा है? हमें लगता है कि बिंग है, याहू है, लेकिन आज के जमाने में सेकंड बड़ा सर्च इंजिन जो है वो है यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में हम जाके हमारी चाहतों का, मुझे जो देखना है, मुझे जो गाना सुनना है, मुझे जो प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, तो वो मोबाइल कैसा है मैं सर्च करता हूँ बेसिकली, और वही सर्च रिलेटेड आपको सर्चेज आते हैं। तो जैसे गूगल के बाद यूट्यूब आज एक सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन गया है। तो आप अगर एक सिनेमाटोग्राफर है, एक वीडियोग्राफर है, तो आपका डेटा आप वीडियो के फॉर्मेट में यूट्यूब में शेयर करके और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिसको इंटरेस्ट रहेगा सिनेमाटोग्राफी में, वेडिंग शूट्स में, उनको रेफरेंस देखना है, किसी का आपका काम देखना है, तो वो इजीली जाके आपको यूट्यूब से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। गूगल में आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन गूगल पेड मार्केटिंग शायद फोटोग्राफर के लिए थोड़ा महंगा जा सकता है। इसको हम पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक। हम जो भी रिजल्ट, हम समझिए कि अगर मैं क्रोम में वापस जाऊं और फोटोग्राफर इन पूना मैंने डाला, तो पूना डालते वक्त क्या हो गया कि ये जो आ गया, ये पहली आपकी एड्स है, बराबर है। अगर मैं इसको मुंबई डाल देता हूं, तो ये जो टॉप में दिख रही है वो एड्स है, वैसे ही बॉटम में आपको एड्स दिखेंगी। लेकिन अगर मैं इससे क्लिक करूं तो जिसने ये ऐड दिया है उसके अकाउंट से 50 रुपए 100 रुपए माइनस होगा, क्योंकि वो पीपीसी है, पे पर क्लिक। मतलब एक बार मैंने क्लिक किया तो वो एडवर्टाइजिंग का पैसा गूगल को देना पड़ेगा। और इसमें सर्च इंटेंट से आए हुए बंदे रहते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत होने के कारण रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इससे कन्वर्जन के कम चांसेस होते हैं कंपेरेटिव टू सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग आप करते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग आपकी कम जाती है और क्लाइंट आपको बेटर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अभी एक चीज बहुत ये हो रही है, वो है कोरा। कोरा बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग साइट है। देखिए, ये जो मैं आपको मीडियाज बता रहा हूँ कि फेसबुक आपको पता है, इंस्टाग्राम आपको पता है, आप वहां पे पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पीजे डाल रहे हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है कि हर दिन करोड़ों आदमी ज्वाइंट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम इतना क्राउडेड हो गया है। तो कोरा एक ऐसा मीडिया है कि कोरा में हर कोई क्वेश्चन आंसर पूछता है। कि जैसे मैं गूगल में क्वेरी डालूं तो गूगल में क्या होता है कि गूगल में उसका रिलेटेड जवाब का कोई ब्लॉग या ये मुझे सजेस्ट किया जाता है, वो जाके मुझे पढ़ना पड़ता है। लेकिन कोरा एक ऐसी साइट है जहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ और रियल ह्यूमंस उसके, जैसे मुझे आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, तो किसी ने पूछा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे जो नॉलेज होगा उस तरह
उसके बेसिस पे मैं उनको जवाब दे सकता हूँ कि अगर आपके पास ये क्वालिटीज है तो आप कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जो भी है। और आपको कुछ अगर ये है, या फिर किसी ने डाला कि डिजिटल सर्विस मुझे बॉम्बे में कहाँ पे मिल सकता है, तो अगर मैंने मेरा उसमें आंसर डाला हुआ है कि डिजिटल सर्विस क्या होता है, उसमें कैसा आप काम कर सकते हैं, क्या चीजें देखनी है, और मेरा नंबर वहां पे डाला है, अगर मेरी वेबसाइट की लिंक डाली हुई है, तो कोई भी इजीली वहां पे क्लिक करके मेरे पास आ सकता है। तो वैसे ही ये मीडिया जो है वो बहुत कम एक्सप्लोर हुए हैं। तो कोरा में भी जाइए, वहां पे क्वेश्चन सर्च कीजिए कि कोई प्री वेडिंग के बारे में पूछ रहा है क्या, वेडिंग के बारे में पूछ रहा है क्या, कोई किड्स फोटोग्राफी के बारे में पूछ रहा है क्या, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में पूछ रहा है क्या। तो आप उसे सवाल का जवाब देके आपके वेबसाइट तक आप उनको ला सकते हैं, या फिर आपके इंस्टाग्राम के पेज तक ला सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, और वहां से भी कन्वर्ट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अभी जैसे पिंटरेस्ट भी एक बहुत, मतलब जो टॉप के फोटोग्राफर्स हैं वही ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे जन हैं जो हम आपका पोर्टफोलियो, खुद का पोर्टफोलियो पिंटरेस्ट में नहीं डालते। इमेजेस देखने के लिए, रेफरेंस के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, फोटोग्राफी मेरी कैसी होगी, वो सब चीजें देखने के लिए पिंटरेस्ट पे भी बहुत सारे जन जाते हैं। और आप आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट इंस्टाग्राम के साथ लिंक भी कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आप जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे रहें उतना ज्यादा आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। जैसे देखिए कि टिकटॉक एक बहुत बढ़िया मीडियम था, बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, अचानक से टिकटॉक बंद हो गया, सब वाइप आउट हो गए। बिकॉज क्या है कि आप दूसरे के किसी के मीडिया के ऊपर आपका पोर्टफोलियो, आपका जो भी स्किल है वो डाल रहे हैं, तो कल उठ के इंस्टाग्राम भी बंद हो सकता है, फेसबुक भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाय द लीगल कुछ एक्शंस हो सकता है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप जितने ज्यादा मीडिया पे रहेंगे उतना ज्यादा आपको एडप्ट होने के लिए इजी रहेगा, रैंकिंग होने के लिए ज्यादा आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप तब तक पुराने हो चुके होंगे वो काम में, आपका उसमें डेटा ज्यादा हुआ रहेगा, आपको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि कौन से टाइम पे पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, कैसे इंटरेक्शन करना है, ये सब चीजें आपको जान सकते हैं आप। जैसे टिकटॉक बंद हो गया तो बहुत सारे जन फेसबुक के, अपने इंस्टाग्राम के रील पे कन्वर्ट नहीं हो सके। बहुत सारे नए बंदे आ गए जिन्होंने रील्स बनाना चालू किया, और वहां से उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कुछ ब्रांड प्रपोजिशंस है, ऐसे करके उन्होंने अपना बिजनेस वहां पे चालू कर दिया। या आप खुद का भी रील्स बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा मीडियाज पे आप रहेंगे उतना बेटर रहता है। सेकंड चीज, आप हो सकता है कि आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना पोर्टफोलियो नहीं है, मैंने नया काम चालू किया हुआ है, तो मैं उसमें क्या डालूं, मैं मेरे सोशल मीडिया में क्या डालूं। देखिए, आप कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी फोटोग्राफर्स है आपके पहचान में या इंडस्ट्री में कोई है, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आप मुझे आपके कुछ फोटोग्राफ दे सकते हैं क्या। उनको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं क्लाइंट को मिलूंगा, मैं ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, कहीं भी पब्लिकली नहीं डालूंगा, मैं क्लाइंट को मिलूंगा, उनको ये फोटोग्राफ आपके बताऊंगा, उनसे काम लेके आऊंगा, हर फोटोग्राफ के नीचे मैं आपको क्रेडिट दूंगा। अगर वो परमिशन देते हैं आपको सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो हर सोशल मीडिया पे उनको क्रेडिट दीजिए और फोटोग्राफ डालिए। बिकॉज आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो बहुत सारे जन एग्री भी होंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर उतना बढ़ेगा, वो उतने ज्यादा जन के पास पहुंच सकते हैं, उनका डेटा भी उतना ज्यादा जन के पास पहुंच सकता है। या आप ऐसी भी बात कर सकते हैं कि मैं नए क्लाइंट करने की लेके आने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बिजनेस दूंगा, आपका और मेरा उसमें जो भी आपके परसेंटेज के चार्जेस है, जो भी है वो आप फिक्स करके आपका धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोजर का काम करता हूं, मैं आपके लिए फोटोग्राफ निकालता हूं, मैंने आज तक ऐसे फोटोग्राफ्स निकाले हुए हैं, ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी चीजें है, मुझे आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो मुझे खाली आपसे वो जो मैं शूट कर रहा हूं उसे यूज करने का मुझे खाली राइट चाहिए, जहां पे मैं आपको वापस क्रेडिट दूंगा। ऐसे करके आप आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और फिर ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां पे आप अपना कंटिन्यूसली फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। दूसरी एक चीज है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में जब भी आपने अकाउंट बनाया है तभी खाली वेडिंग फोटोग्राफी की ही फोटोज डालिए, या ज्यादा से ज्यादा प्री वेडिंग की फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। देखिए, आप एज ए फोटोग्राफर आपको नॉलेज है, साल के 12 महीने
हर दिन फोटोग्राफी का, वेडिंग फोटोग्राफी का काम नहीं रहता है। इसके लिए मे बी आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी चालू की होगी, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी अब चालू की है तो आपके पास इमेजेस है, इसलिए वो आपके वेडिंग के अकाउंट में मत डालिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एंड यूजर, कोई भी कस्टमर आपका पोर्टफोलियो आके देखता है, तो उसे देखते वक्त वो अगर उसको सिर्फ वेडिंग में इंटरेस्ट है तो सिर्फ वेडिंग के ही फोटोग्राफ्स दिखने चाहिए। उसे अगर आपके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स दिखेंगे तो उसे लगेगा कि आप स्पेशलाइज नहीं हो। जैसे मैंने आपको डॉक्टर का बात लगे किया था, उनको लगेगा आप जनरल फिजिशियन हो जो हर बंदे के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिव काम नहीं करेगा। तो ये एक्सक्लूसिव काम करने का जो एक इमेज आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वो केयरफुली आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो आप और एक उसके लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का उसके लिए अकाउंट ओपन अलग से करके उसमें खाली प्रोडक्ट फोटोग्राफी डालिए। अगर आपको किड्स फोटोग्राफी करते हैं तो किड्स फोटोग्राफी के लिए अलग कीजिए। लेकिन जो भी आपका मेन कोर बिजनेस है, अगर आप स्पेशलिस्ट है किड्स फोटोग्राफी में, तो किड्स फोटोग्राफी में अगर स्पेशलिस्ट है तो वेडिंग फोटोग्राफी का कुछ भी फोटोग्राफ उसमें मत डालिए। हर एक के लिए अलग चैनल क्रिएट कीजिए, हर एक के लिए अलग से अकाउंट क्रिएट कीजिए। आपको शायद लगेगा कि इतने सारे अकाउंट में अगर क्रिएट करूं तो वो पेजेस मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो चालू करेंगे, तो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो जब भी आप चालू करते हैं तभी फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो में आपके सारे पेजेस आपको वन कंट्रोल के अंडर ही दिखाई देते हैं, जहाँ से इजीली आप सारी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक रहेगा, तो एक्चुअली वो लिंक होना ही चाहिए। तो एक ही पोस्ट आप वही टाइम पे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, एक्चुअली टम्बलर में, ट्विटर में, बहुत सारी मीडिया में एट वन क्लिक आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप हमेशा एक मंथ एडवांस में आपकी सब पोस्ट शेड्यूल करके रखिए कि आप कहाँ शूट कर रहे हैं, आप किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, अचानक सुबह मीटिंग चालू होने वाली है आपकी और इस दिन का पोस्ट आपका करने का रह गया, तो वो एक्टिविटी नहीं रहेगा। और एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो जैसे इंस्टाग्राम फॉर इंस्टेंट, इंस्टाग्राम में आपकी एक्टिविटी नहीं रहेगी तो इंस्टाग्राम आपको प्रमोट नहीं करेगा, उतनी ज्यादा लोगों के पास आपका पोस्ट नहीं लेके जाएगा। तो वो जरूरी है कि एक पीरियड के ऊपर कंटिन्यूसली आपका पोस्ट जाता रहे। तो उसके लिए आप क्रिएटर स्टूडियो से ये पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, जो अपने आप अगर अपने टाइम एक एनालाइज किया है कि मेरे जो रिव्यूअर्स है, मेरे कस्टमर्स है, वो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एंगेज रहते हैं या शाम को रात को 9 बजे एंगेज रहते हैं, तो वही टाइम पे आप आपकी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि आप अगर एक वेडिंग फोटोग्राफर है और समझिए ये आपका इमेज है वेडिंग फोटोग्राफी का, तो वो अकाउंट में आप कुछ प्री वेडिंग के फोटोग्राफ डेफिनेटली डाल सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर बिजनेस हो गया। उसकी वजह से आपकी ब्रांडिंग का इमेज हैम्पर नहीं होगा, वो बिल्ट होगा। तो ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं, एक्चुअली वही चीजें आप फॉलो कीजिए कि दूसरी कोई जो आपकी कैटेगरी है उसका फोटोग्राफ इसमें मत मर्ज करिए। अगर आप एक खाली फोटोग्राफर है और आपको उतना फोटोशॉप नहीं आता है, आपको डिजाइनिंग का उतना नॉलेज नहीं है, तो कैनवा एक बहुत अच्छा मीडिया है जो ऑनलाइन है, आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आपको पोस्ट बनाने का है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने का है, प्रेजेंटेशन बनाने का है, फेसबुक पोस्ट बनाने का है, लिंक्डइन पे बैनर डालना है, कवर बनाने का है, इन्विटेशन बनाने का है, बहुत सारे ऑलरेडी प्री बिल्ड फॉर्मेट है उसमें। तो आप इजीली आपका पोस्ट वहां से क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पोस्ट में अगर कुछ प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गिरता है। वो पोस्ट के साथ आपका जो क्लाइंट है वो ज्यादा रिलेट कर पाता है, वो उसके लिए एक शो स्टॉपर होता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो पढ़ने के लिए वो रुकता है। और जिस टाइम आपके पोस्ट के वक्त कोई वो आपके पोस्ट पे जब भी रुकता है, तभी फेसबुक इंस्टाग्राम को ऐसा मैसेज जाता है कि उनका एंगेजमेंट ये पोस्ट के लिए ज्यादा है। तो उससे उस एनालिटिक के बेसिस पे और ज्यादा जन को वो आपकी पोस्ट दिखाई जाती है। अभी कैनवा पे इतने अट्रैक्टिव ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं कि आप इजीली आपका एक फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करके
वन क्लिक पे टेक्स्ट चेंज करके आप अपनी पोस्ट बना के रख सकते हैं, उसको रेडी शेड्यूल करके रख सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको फोटोशॉप आता है, कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर आता है तो और भी अच्छा है कि आप अपनी प्रोफेशनल पोस्ट पहले से ही डिजाइन करके रख सकते हैं। जैसे आपको कुछ वीडियोस बनाने, तो प्लेसिट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा कॉस्टली है, कुछ 7-8 हज़ार रुपए मेरे ख्याल से कॉस्ट है महीने की, लेकिन उसमें भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका वीडियो, एनिमेटेड इमेजेस, टेक्स्ट बहुत कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्लाइंट को एंगेज रखती है, वो रुकते हैं और अगर उनको पसंद आया तो आपके अकाउंट में जाके आपकी बाकी की इमेजेस, आपका पोर्टफोलियो सब रीचेक करते हैं। तो इसके लिए एंगेजिंग बेसिकली मीडियाज यूज कीजिए, एंगेजिंग ये कीजिए, जो पोस्ट या जो आपका वीडियो है वो वायरल कैसे हो सके उसके बारे में ज़्यादा कोशिश कीजिए और उसे प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा कुछ क्रिएटिव सोचिए कि कुछ अलग क्या होगा, क्योंकि आज का सबका अटेंशन स्पैन जो है व्यूअर का वो बहुत कम हो गया है। जैसे रील्स आ गई है, स्टोरीज आ गई है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया है, तो वो 10-10 सेकंड के चीजों में लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ऐसी कुछ अलग इमेज आपको शो करनी पड़ेगी जहां पे क्लाइंट्स रुके, उसके बारे में सोचे, आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें। तो बी मोर क्रिएटिव बेसिकली। और वायरल क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में सोचिए, करंट टॉपिक के बारे में सोचिए। एक ऐसा इनोसेंट फोटो हो सकता है बच्चे का, अगर आप किड्स फोटोग्राफी में है, या वेडिंग का एक मोमेंट हो सकता है जिससे क्लाइंट आप उस फोटो के साथ रिलेट कर सके और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़े। दूसरा एक सिंपल रूल है कि आप 60-30-10 ये कलर स्कीम में आपका पोस्ट सब डिजाइन कर सकते हैं, कि जिसमें आपका एक मेन कलर है, क्योंकि इतने सारे पोस्ट रहते हैं उस लाखों हजारों पोस्ट, स्क्रोलिंग पोस्ट में। एक्चुअली जिसने इंस्टाग्राम का स्क्रोलिंग इन्वेंट किया, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला कि जो मैंने स्क्रोलिंग इन्वेंट किया वो मेरी सबसे जिंदगी की क्या बोलती है कि बहुत बहुत गलत काम मैंने किया है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो स्क्रोल की वजह से, इजी स्क्रोलिंग की वजह से, नेक्स्ट नहीं जाना पड़ता है आपको, उस वजह से सब जन इतने एंगेज हो रहे हैं उसके साथ। हम आज के लाइफ में 46 मिनट टाइम हम सोशल मीडिया पे बताते हैं, जो आपका वर्किंग टाइम होता है उसमें से 46 मिनट्स आपका सोशल मीडिया पे वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्यों इन्वेंट किया, लेकिन अब ये इन्वेंट किया हुआ है, एंगेजमेंट वहां पे है, आपके क्लाइंट वहां पे हैं, तो आपको खाली सोचना पड़ेगा कि वो चीज आप अपने हिसाब से अपने लिए कैसे उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये 60% जो आप एक कलर स्कीम यूज करेंगे वो आपके हर पोस्ट में होना ही चाहिए, कि वो हजारों लाखों पोस्ट में आपका पोस्ट उस कलर की वजह से, उस प्लेसमेंट की वजह से स्टैंड आउट होगा और कोई भी उसके साथ रिलेट कर सकेगा कि अगर ये कलर स्कीम है तो ये XYZ फोटोग्राफर की ही होगी, या किसी यही बंदे की होगी, यही वीडियो फोटोग्राफर की होगी, यही डिजाइनर की होगी। 30% एरिया ब्लैंक छोड़ा हुआ रहता है, उसको एक न्यूट्रल कलर हो सकता है, और 10% जो है आपका वो प्रोमिनेंट कलर होता है। इससे क्या होता है कि आपकी एक इमेज बिल्ड होती है। देखिए, इसको डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें रूल्स नहीं है, वो रूल्स ब्रेक भी किए जा सकते हैं और उसको सही से फॉलो करके आप बढ़ भी सकते हैं। अभी आजकल मीम्स बहुत चल रहे हैं, तो मीम्स जो इंस्टाग्राम पे चलते हैं उनका अगर आप देखेंगे तो इस तरह का बैकग्राउंड रहता है, एक प्लेन बैकग्राउंड रहता है और उसके ऊपर खाली एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, या तो ब्लैक व्हाइट रहता है या बहुत सारे ब्लैक के ऊपर ये करते हैं। अभी इनका प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर नॉट द डिजाइनर्स बेसिकली। इसके लिए ये और प्रेजेंटेबल इसे नहीं बना सकते, लेकिन आप जो फील्ड में हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपकी पहचान डेफिनेटली ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ भी हो सकती है। तो आप टाइप कर सकते हैं, आप उनके लिए बोल सकते हैं आप तुम मेरे लिए कुछ पोस्ट बनाओ, अगर कुछ फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो फुलफिल करूंगा, आपके लिए मैं काम करूंगा। देखिए, विन विन में कीजिए तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है उसे अगर तोड़ना है, समझिए मुझे डिजाइन करना है तो मैं डिजाइन करूंगा इस टाइप का, वही चीजें हैं
टेक्स्ट है प्रोमिनेंटली, लेकिन वो हर टेक्स्ट को रिलेट करती हुई एक इमेज है। इसे एक बोल रहा हूँ वैसे वो कि शो स्टॉपर इमेजेस है कि कोई भी 2 सेकंड के लिए उस पेज पे रुकेगा। अभी आप ये पहले की इमेजेस देखिए, ये डल डेड लगती है, और ये अगर आप देखेंगे तो ब्राइट मोर लाइवली देखती है। इससे क्या होता है कि एंगेजमेंट आपका ज्यादा बढ़ता है। अभी इसमें टेक्स्ट जानबूझ के थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो स्क्रोलिंग मॉन्स्टर जो हम लोग को खा रहा है, कि स्क्रोलिंग हम लोग मोबाइल पे कंटिन्यूस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो स्क्रोलिंग के 1 सेकंड में वो टेक्स्ट जो है वो किसी को दिखना चाहिए। उसे अरे मुझे अभी जूम करके पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, तो ही एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो हमेशा डिजाइन करते वक्त ये सब चीजों का ध्यान रखिए। पोस्ट एडवांस में बनाइए, कुछ एक थीम लेके चलिए। एडवांस में बनाने का मतलब यही है कि समझो ईद होके गई है, तो ईद के लिए अरे आज ईद है, आज आप सुबह पोस्ट बनाएंगे तो वो होगी नहीं। एक बार होगी, नेक्स्ट टाइम दूसरी कुछ चीज है तो उस टाइम नहीं होगी। रक्षाबंधन है तभी नहीं होगी। आपको पता है कि रक्षाबंधन ये तारीख को ये महीने में है ही है, तो उस रिलेटेड एक पोस्ट बना के रखिए, जिससे वो आप पहले ही क्रिएटर स्टूडियो में शेड्यूल करके रखें, और आपको टेंशन नहीं है कि आपको 9 बजे सुबह अपने आप पोस्ट होने वाली है, मतलब वो होने वाली है। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रख सकती है वो आपके डेटा पे डिपेंड है, कि अगर आपके पास डेटा उतना है तो आप डेली पोस्ट कर सकते हैं। आइडियली डेली दिन में 3 पोस्ट इंस्टाग्राम में होने चाहिए, 5 रील्स एक हफ्ते में जानी चाहिए, और 3 स्टोरी तो जानी ही चाहिए। ये आइडियल एक नंबर है। लेकिन अगर आपके पास उतना डेटा नहीं है तो जो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक रील डालिए सैटरडे या संडे को, जिस टाइम ज्यादा एंगेजमेंट रहती है। स्टोरीज बनाइए, आप जहाँ पे शूट करने गए हैं उसका मेक इन वीडियो बनाइए जो इजी है, जिसमें आपको लाइटिंग के बारे में नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, लेकिन एक आपको इमेज क्रिएट करना है कि आप कैसे शूट करते हैं। आपका स्टाइल समझ में आता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, उसको शूट करके एक स्टोरी में डालिए, रील बनाइए। ये सब चीजें आप ट्राई कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप उनके जितने प्लेटफॉर्म में से जितनी सारी चीजें यूज करेंगे उतना ही वो आपको प्रमोट करेगा। अगर आप खाली पोस्ट बना के डाल रहे हैं तो आपको वो उतना एंगेजमेंट नहीं देगा। आप अगर पोस्ट भी डाल रहे हैं, समझो आप 3 पोस्ट डाल रहे हैं और एक रील डाल रहे हैं, तो वो आपको रील के लिए एंगेजमेंट ज्यादा देगा। देखिए ये सब चीजें कैसी है कि टिकटॉक बंद हो गया और रील चालू हो गया, तो उनका वो नया मीडिया था, तो जब तक वो नया मीडिया है वो उसको ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा देते हैं कि आपको अगर पोस्ट पे 50 व्यूज आते हैं, 50 लाइक आते हैं, तो एक रील डालने से आपको 500 व्यूज आएंगे, क्योंकि वो उनका नया ये है। अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है रील आके, तो अभी भी रील बहुत अच्छा चल रहा है। तो रील्स का ज्यादा यूज कीजिए। फेसबुक में शॉर्ट, यूट्यूब पे शॉर्ट्स है, फेसबुक में है, इन सारी चीजों पे आप कंटिन्यूसली मटेरियल आपका डालते रहिए, लेकिन वो सब मटेरियल आपका स्पेशलाइज लगना चाहिए। जितनी भी आप मीडियाज है कि व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है कि व्हाट्सएप आजकल इतना क्राउडेड हो चुका है, या फिर किसी को आप भेजेंगे तो उनको टॉर्चर लगता है। तो व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को पोस्ट भेजना है तो महीने में 1 बार भेजिए, लेकिन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीजों पे दिन में 1 पोस्ट तो कम से कम 1 पोस्ट डालिए ही डालिए। यूट्यूब का वीडियो अगर आप बना सकते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफर है तो यूट्यूब के कुछ वीडियोस बनाइए, शॉर्ट फिल्म बनाइए, वो डालिए, उसे प्रमोट कीजिए। अगर आप एक एडिटर है तो आप एडिट करते हुए का वीडियो डालिए, आपको एडिटिंग का काम मिलेगा। आप प्रोडक्ट फोटोग्राफर है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफिंग का, मेकिंग का वीडियो डालेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफर है, मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, मैं खाली प्रोडक्ट के मेरे फोटो डालता हूँ या प्रोडक्ट के फोटोज देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम योर क्लाइंट एंड लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर ऑल्सो। आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, वो क्या तरह के चीजें डाल रहे हैं, कौन टॉपर में है, वो सब चीजें आप जब तक देखेंगे नहीं आपको समझेगा नहीं, और जब तक आप जितनी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं करेंगे उतना आपको रीच नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें कीजिए, तभी आपका रीच बढ़ेगा, तभी आपका क्लाइंटेल बनेगा। अभी क्या होता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करती है, वो होते हैं रीटारगेटिंग। हम लोग नए नए क्लाइंट के पीछे लगते हैं, कि जैसे मैंने एक मेरा एड रन किया, वो 1000 जन को एड दिखा और उसमें से 100 जन ने मुझे फॉलो किया या मुझे नंबर जनरेट करके दिया,
तो वो 100 जन के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन जो बाकी के 900 जन है वो आपके पोस्ट के साथ एंगेज हुए थे, उन्होंने आपका पोस्ट देखा था, उनको आप वापस रीटारगेटिंग कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में ये पॉसिबल है, लेकिन आप जो अगर बूस्ट फेसबुक का और इंस्टाग्राम का प्रमोट बटन यूज कर रहे हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रही है। देखिए, दोनों पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, वो आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे। और ये सब सारी चीजें जो है, जो बूस्ट है, प्रमोट है, वो बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एडवर्टाइज करने की कोशिश करें और फेसबुक को पैसा मिले। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप, जैसे मैंने बोला कि बूस्ट करने से क्या होता है, जैसे आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किया कि उन्होंने 10,000 जन को आपका पोस्ट दिखा दिया, उसमें से 50 जन ने लाइक किया, लेकिन वो आपके टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास पहुंच के क्या फायदा है। आपने नंबर तो बढ़ा दिया, आपको दिखने के लिए अच्छा लग रहा है, अरे मेरा पोस्ट 50,000 जन के पास पहुंचा, लेकिन उसमें से आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहा है। वो 50,000 जन से अच्छा है कि वो पोस्ट 500 जन तक ही पहुंचे, लेकिन वो प्रॉपर टारगेट के पास पहुंचे, कि जिनको शादी की फोटोग्राफी करनी है, जिनको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, जिनको आपसे कुछ सीखना है, जिनको वीडियो एडिटिंग का काम है, ऐसे प्रॉपर फोकस करके ही आप अगर लेजर फोकस करके आपकी एडवर्टाइज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और रीटारगेटिंग बिल्कुल मत ये भूलिए, रीटारगेटिंग, रीसेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि रीसेलिंग क्या होता है कि एक बार आपने किसी बंदे का वेडिंग फोटोग्राफी शूट किया, अभी वो क्या 10 बार तो शादी नहीं करने वाला है, वो 10 बार तो आपको बिजनेस नहीं देने वाला है। लेकिन अगर आपके पास उससे धंधा आपको लेना है, उससे बिजनेस गैदर करना है, तो आप उनकी बर्थडेज की फोटोग्राफी हो गई, उनके मम्मी डैडी ओल्ड होंगे तो उनकी सालगिरह की फोटोग्राफी हो गई, चाइल्ड फोटोग्राफी हो गई, मैटरनिटी फोटोग्राफी हो गई, तो ये सारी बातें में आप ट्राई करेंगे तो अगर आपके 100% क्लाइंट में से 30% आपको और भी बिजनेस मिलना चालू होगा डेफिनेटली। इट्स अ साइंस बेसिकली, क्योंकि आप उनको टच कर रहे हैं, टच पॉइंट्स दे रहे हैं, आप उनको रिपीट वैल्यू दे रहे हैं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग हो चुका है, उन्होंने आपकी फोटोग्राफी की क्वालिटी देखी हुई है। लेकिन जब भी वो एक फंक्शन प्लान करते हैं तभी उनको याद नहीं आता है कि आपसे करवाना है, क्योंकि सबका शॉर्ट स्पैन हो गया है, सब भूल जाते हैं, सब ये हो गया। तो आप जितने टच पॉइंट्स बार बार देते रहेंगे तो उनको आपका नाम याद आता रहेगा, अरे हाँ ये मुझे करना है, चलो इस बंदे को बुलाओ, अरे मेरी फ्रेंड की शादी है, अरे इसका रेफरेंस देता हूँ, मेरी भाई की शादी है, इसका रेफरेंस देता हूँ। तो रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग, री अप्रोच क्लाइंट के साथ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अभी फेसबुक पे मैंने जैसे आपको बताया कि फेसबुक में प्रमोट बटन है, सॉरी फेसबुक में बूस्ट बटन है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वो आपका पूरा का पूरा पैसा खा जाएगा। इंस्टेड मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो फेसबुक बिजनेस पेज दिखाने का, या फिर एक अकाउंट का पेज मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजनेस पेज क्या होता है और वहां से क्या मार्केटिंग होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपको मालूम है इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों एक ही स्किप किया है कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने बाय किया हुआ है, इसीलिए आप फेसबुक से, फेसबुक बिजनेस से एट ए टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपने फेसबुक पे मार्केटिंग किया, समझो फेसबुक पे मैंने एक एड प्रमोट किया और बूस्ट किया और इंस्टाग्राम पे मैंने एक एड प्रमोट किया, तो क्या होता है कि फेसबुक का जो प्रमोट किया हुआ एड है वो खाली फेसबुक पे चलेगा, इसका बूस्ट किया हुआ एड, सॉरी फेसबुक का बूस्ट किया एड खाली फेसबुक पे चलेगा, इंस्टाग्राम का प्रमोट किया हुआ एड खाली प्रमोट उस पे ही, मतलब उनके ही प्लेटफॉर्म में हो गया। लेकिन अगर मैं बिजनेस अकाउंट से इसका एडवर्टाइजमेंट करूं और दोनों के लिए एक बजट दे दूं, तो गूगल अपने आप लर्न करेगा, सीखेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ बिजनेस के लिए फेसबुक अच्छा है, कुछ बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम अच्छा है। जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स के लिए इंस्टाग्राम 99% इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्यादा वर्क करता है, उसका एंगेजमेंट ज्यादा आता है। तो जो भी आप बजट देंगे वो इंस्टाग्राम फेसबुक को 100 रुपए स्पेंड करके देखेगा, इंस्टाग्राम पे 100 रुपए स्पेंड करके देखेगा। दोनों में स्पेंड करने के बाद जहां से रिजल्ट ज्यादा आते हैं, जहां से आपको लीड ज्यादा अच्छी आती है, वहां पे वो अपना बजट ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब अगर इंस्टाग्राम में आपको है तो वो 800 रुपए इंस्टाग्राम में खर्च करेगा और फेसबुक में और खाली 100 रुपए का ट्राई करेगा, तो उससे आपका कॉस्टिंग बहुत बचता है
और आपको लीड्स ज्यादा अच्छी मिलती है। जब भी आप इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करते हैं तो इंस्टाग्राम में समझिए ना 15-20 चीजें ऐसी है जो आप टेकन केयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम का भी ऑर्गेनिक रीच कम हुआ है, अगर आपने ओवर द टाइम देखा रहेगा तो लास्ट ईयर जो रीच था वो आज नहीं मिल रहा है, उससे 10% ही रीच मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम भी अभी इस्टेब्लिश हो गया है। इंस्टाग्राम चाहता है कि आप वहां पे एज एड इंस्टाग्राम को पैसे दें, वहां पे स्पेंड करें, तो ही उनका बिजनेस होगा। इसके लिए उसने रीच पूरी कम कर दी है। अगर आपको और थोड़ी रीच बढ़ानी है तो प्रॉपर हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। हैशटैग सर्च करने के लिए एक्चुअली ये 2 पेड साइट है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इग्नोस्क्वायर और वेबस्टार, ये दोनों पेड साइट है, लेकिन आप फ्री भी टैब ये सर्च कर सकते हैं। आपके जो टैग्स रहते हैं, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम हैशटैग्स, चलिए खाली साइट देखते हैं फर्स्ट वाली, और यहाँ पे मैंने सर्च में डाला वेडिंग फोटो। अगर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी डाला तो उसके रिलेटेड जो भी हैशटैग है वो उसने सब दिया कि वेडिंग ड्रेस के लिए कोई सर्च कर सकता है, वेडिंग ड्रेस के लिए हो सकता है, वेडिंग इंस्पिरेशन हो सकता है, वेडिंग फोटोग्राफर हो सकता है, वेडिंग फोटोग्राफर इन इंडिया हो सकता है, वेडिंग फोटो हो सकता है। तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और ये हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। अभी बेसिकली गूगल 31 हैशटैग्स तक की परमिशन देता है, लेकिन आपको पूरे हैशटैग्स नहीं यूज करने हैं। आप एक 20, 22, 25 हैशटैग तक यूज कीजिए, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। कि समझिए कि अगर ये मैं हैशटैग देखता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी, तो इस फोटोग्राफी में जो पोस्ट है वो ऑलमोस्ट, आई सपोज दिस इज 4 करोड़ या मे बी इससे 4 करोड़ उसमें ऑलरेडी पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका हैशटैग रीच होना या आप ये हैशटैग पे एक्सप्लोरर में जाने का चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे हैशटैग 1 या 2 ही यूज कीजिए। जो आपके 3 कैटेगरीज जो हम लोग ने डिवाइड किए हैं, फर्स्ट कैटेगरी के हैशटैग जो है उसका रीच या उसके पोस्ट 10,000 से 50,000 या 25,000 हो सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है उसके 30,000 से 2 लाख हो सकते हैं, और थर्ड कैटेगरी है उसके 2 लाख के ऊपर हो सकते हैं। ऐसे 3 कैटेगरी के हैशटैग बनाइए और हर पोस्ट में सेम हैशटैग मत यूज कीजिए। हमेशा बहुत सारे हैशटैग का एक आप लिस्ट बना के रखिए, क्योंकि जितने हैशटैग अगर आप ज्यादा यूज करेंगे उतना इंस्टाग्राम देखिए आपको पनिश नहीं करेगा लेकिन रीच भी नहीं देगा। इसलिए हैशटैग का सर्च प्रॉपर कीजिए, उसके सेट्स बना के रखिए और इंटरवल्स में उसको यूज कीजिए। दूसरी बात है कि आप जब भी पोस्ट करते हैं तभी आपके क्लाइंट एंगेजमेंट का जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है। इसका एनालिटिक्स आप बहुत सारे टूल से देख सकते हैं। अभी ये देखिए मंडे टू संडे है, तो संडे अगर मैं सुबह 10 बजे मेरा पोस्ट डालता हूं तो मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आ रहा है, या मैं अगर मंडे कितने बजे 12 बजे पोस्ट डाल रहा हूँ या फिर सैटरडे पोस्ट डाल रहा हूँ तो मुझे इतना रिस्पॉन्स आ रहा है। इस एनालिटिक्स से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि किस टाइम पोस्ट डालने से आपको ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे आपने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पोस्ट डाल के देखा, तो ट्राई कीजिए कि आप अलग अलग टाइम पे पोस्ट डाल रहे हैं। सुबह 9 बजे डाल रहे हैं, 12 बजे डाल रहे हैं, 4 बजे डाल रहे हैं, 6 बजे डाल रहे हैं, 9 बजे डाल रहे हैं, वापस रात को 10 बजे डाल रहे हैं। ऐसे टाइम टेस्ट कीजिए। तो आपको गूगल के ये टूल्स जो है या इंस्टाग्राम के जो एनालिटिक्स टूल्स है वो आपको वैल्यूज बताएंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल जाता है। अभी जैसे ये ब्लैक डॉट जो बड़े दिख रहे हैं वो टाइम्स ऐसा है कि वहां पे एंगेजमेंट आपको ज्यादा मिल रही है। तो आपकी जो भी बेस्ट पोस्ट है या जो भी रेगुलर पोस्ट आपको डालनी है वो टाइम पे डालने की कोशिश कीजिए, तो आपको रीच ज्यादा मिलेगा, उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा।
अभी कुछ पॉइंट्स हम लोग इंस्टाग्राम के बारे में वापस से देखते हैं कि जैसे हैशटैग डालने से इंस्टाग्राम में आपको रीच मिलेगी। ओके, अगर आप इंस्टाग्राम से ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं तो राइट फिल्टर्स यूज कीजिए, क्योंकि कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टार ब्लिंकर्स रहते हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए अच्छे लगते हैं, वेडिंग के कुछ फोटोग्राफ के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सब चीजें शायद प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ना अच्छी लगे। तो जो भी फिल्टर्स आप यूज करते हैं वो एक प्रॉपर राइट फिल्टर्स यूज करने के टाइम ये कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे राइट टाइम चूज कीजिए। दूसरी एक फनी चीज है कि आप यू कैन स्टील योर कस्टमर्स फॉलोअर्स, सॉरी यू कैन स्टील योर कॉम्पिटिटर्स फॉलोअर्स। कॉम्पिटिटर फॉलोअर्स का चोरी करना मतलब क्या होता है, क्या अगर आपके सेम निश में दूसरा कोई फोटोग्राफर है और उसके 500 फॉलोअर्स है, तो वो आपने उसका एक पोस्ट चेक किया, उसके फॉलोअर्स के पास फॉलोअर्स पे क्लिक किया और आपने उसको फॉलो किया, तो उससे 40% चांस बढ़ जाते हैं कि वो बंदा भी आपको फॉलो बैक करेगा। या फिर आपने फॉलो प्लस लाइक किया कि उसके कोई फोटो को फॉलो भी किया और लाइक भी किया, तो 22% फॉलो बैक के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें आपने फॉलो किया, लाइक किया और कमेंट भी डाला कि वाओ गुड फोटोग्राफ, दिस दैट व्हाटएवर द फोटोग्राफ आपने जो भी रिलेटेड है, तो द रिजल्ट्स आर सेइंग कि द स्टडीज सेइंग कि 30% ऑलवेज फॉलो यू बैक। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब मैनुअल एक्टिविटी होगी कि रोज आपको जाके 25 जन को फॉलो करना है, फिर वो फॉलो बैक करेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी आप फॉलो करते हैं तभी पहले दिन खाली 10 जन को फॉलो कीजिए, नेक्स्ट डे 15 जन को, फिर उसके दिन 25 जन को, फिर 50 जन को, फिर कुछ दिन खाली 50 या 30 ऐसे जन को फॉलो कीजिए। तो इसको इंस्टाग्राम को क्या लगता है कि ये कोई ऑर्गेनिक ही बंदा सर्च ये फॉलो कर रहा है, इसका पैटर्न ही ऐसा है, नहीं तो उसको रोबोटिक एक्टिविटी लगेंगी। अगर आपने एक दिन में 200 जन को फॉलो किया, दूसरे दिन किसी को भी फॉलो नहीं किया, वापस तीसरे दिन 500 जन को फॉलो किया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक मेंटेन करके फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आप स्पॉन्सर पोस्ट या प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए किसी को इन्फ्लुएंसर को ये टारगेट ये कर सकते हैं। अभी वो कौन हो सकता है कि समझिए एक मेकअप आर्टिस्ट है, जो मेकअप आर्टिस्ट वेडिंग के लिए फोटोग्राफी करता है, तो उनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश चैनल है, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी चैनल हो सकता है। तो वहां पे उन्होंने उनको अपने रिक्वेस्ट किया, आइदर वो पेड हो सकते हैं या फ्री आपके रिक्वेस्ट के ऊपर भी हो सकता है। उन्होंने आपके लिए एक वीडियो बनाया और उसका रील बना के उन्होंने पोस्ट किया कि आई नो दिस फोटोग्राफर, ही इज वेरी गुड एट दिस, हिज स्किल्स आर दिस आर द काइंड ऑफ फोटोग्राफ ही इज रिमूविंग, ये ऐसा है, ये अच्छा बंदा है, मैं इसको सालों से जानता हूँ, ये तरीके का काम करता है। तो वहां से आपको फॉलो बैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और बिकॉज उसके लॉयल फॉलोअर्स है तो आप पे ट्रस्ट बिल्ड होने का चांसेस और ज्यादा होता है। तो अगर आपका बजट है या बजट नहीं है, तो रिलेशन में आप क्या कर सकते हैं, जितने आपके सेम फील्ड के सर्कल से उसमें बात करके आप कितने जन से रिव्यू ले सकते हैं, उनके अकाउंट में डालने बोलिए। अगर बजट है तो थोड़ा बहुत स्पेंड करके या बार्टर पे कि मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, ऐसा करके भी आप पोस्ट डाल सकते हैं। आप जियो टैग्स यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। जियो टैग्स होता है कि अगर मैं पुणे का बंदा हूँ तो मैं पुणे लोकेशन मेरे पोस्ट में मेंशन करता हूँ, तो मेरे पोस्ट में जब भी मेंशन होता है तो उस टाइम वहां के जो लोग सर्च करते हैं, या अगर मैं फोटोग्राफर इन पुणे सर्च करता हूँ, तो मेरी पोस्ट ऊपर आने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, फिर जो भी आपकी स्टोरीज है उसे हाईलाइट क्या होते हैं, ये मैंने इस रैंडम किसी का भी अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे हाइलाइट्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेरी जो भी स्टोरीज है या रील्स है, मैं उसे हाइलाइट्स में ऐड कर सकता हूँ, तो उससे भी एक बहुत अच्छा सिग्नल जाता है, उससे आपको रीच ज्यादा जल्दी मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो आपकी स्टोरीज जो है वो स्टोरीज भी हाईलाइट में डालने की कोशिश कर लीजिए। आस्क फॉर मोर फॉलोअर्स। अभी आप बोलेंगे कि वो तो हम हमेशा कर ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बंदे को एक बार पूछा, वो बिजी था,
उसने नहीं किया, वॉट एवर द रीजंस, तो उनको आपको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और समझिए कि आपको टॉर्चर नहीं करना है, आपको उनका रिक्वेस्ट करना है। इट्स अ सिंपल थिंग, उनको बताना है कि आप प्लीज कीजिए, उससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, और वो करेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके। दूसरा, ट्रेंड्स जो है, वो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, क्या टाइप की वीडियो चल रहे हैं, वो टाइप के वीडियोस आप बना के फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, वो टाइप के पोस्ट बना के आप रन कर सकते हैं। आप गिव अवे दे सकते हैं। गिव अवे एक ऐसी चीज होती है कि जिसने आपने बोला कि मुझे कुछ कमेंट कीजिए और आप अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या आप किसी को रेफरेंस कीजिए, और अगर रेफरेंस में से जो आएगा तो मैं उनको गिव अवे दूंगा। मतलब एक 10 मैं किसी को गिफ्ट दूंगा, मैं मोबाइल गिफ्ट दूंगा। दैट डिपेंड ऑन योर बजट, कि आपका बजट क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या है, वो हिसाब से आप गिव अवे रन कर सकते हैं, जिससे कि 100 जन आपके कंपटीशन में आने की कोशिश करे कि हाँ चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं कमेंट डालता हूँ, मेरी कमेंट अच्छी रहेगी तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। इस वजह से आपके इसमें कमेंट एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो पीरियडिकली अगर पॉसिबल है तो गिव अवे भी देने की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि कंसिस्टेंट रहिए आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट के साथ। अगर आप दिन में 3 पोस्ट डाल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डालते हैं तो हर रोज डालिए। अगर नहीं डाल सकते हैं तो हर रोज जो भी फिक्स टाइम है, 11 बजे आप पोस्ट डालते हैं तो 11 बजे ही डालिए, लेकिन हर दिन डालिए। कंसिस्टेंट रहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये खाली इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये आपका यूट्यूब चैनल होने दो, फेसबुक अकाउंट होने दो, इंस्टाग्राम होने दो, सब में कंसिस्टेंसी इज द की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इंस्टाग्राम से या कोई भी टूल से, आप फेसबुक का एनालिटिक का बोर्ड आता है, सॉरी फेसबुक का आता है, यूट्यूब का आता है, वहां से आप ओवर द टाइम कंटिन्यूसली आप आपके जो भी फॉलोअर्स है उन पे नजर रखिए कि वो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे इमेज, लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इससे आपको समझेगा कि आपकी पोस्ट, कौन सी पोस्ट पसंद की जाती है, क्या टाइम को पसंद की जाती है, कैसे कलर्स की अच्छे लगते हैं। तो वही टाइप के पोस्ट, एंगेजमेंटिंग पोस्ट आप और बना सकते हैं। सोशल ब्लेड एक ऐसा ऑनलाइन टूल है या सॉफ्टवेयर है जो एनालिटिक्स करके आपको ग्रोथ बताता है कि आपका चैनल कैसे चल रहा है, आपका भी, और अगर आपको कॉम्पिटिटर का भी एनालिटिक्स करना है कि ये बंदे का क्या अच्छा चल रहा है, तो आपको खाली उसका अकाउंट नाम डालना है और सोशल ब्लेड आपको सब उसका जो एनालिटिक्स है, उसके डिटेल्स है, कौन से टाइम पे ये करता है, क्या करता है, कितने कहाँ के क्लाइंट्स है, क्या है, सब आपको डिटेल्स वो देख देगा। ओके। फिर इमेजेस जो भी डालिए वो हमेशा हाई क्वालिटी डालिए। अब सबके पास नॉर्मल भी सबका मोबाइल कैमराज है, वो भी 32 मेगापिक्सल मिनिमम हो गया है, तो हर किसी का फोटोग्राफ अच्छा रहता है। तो उसमें अगर आपका फोटोग्राफ लो क्वालिटी रहेगा तो इग्नोर हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, रिपीट नहीं आएंगे। तो उसके बारे में हमेशा सोचिए। स्टोरीज का यूज बहुत अच्छा कीजिए। इंस्टाग्राम का स्टोरीज आपको पता ही है कि जिसमें आप वीडियोस डाल सकते हैं, आपकी स्टोरी बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका शूट जहाँ पे चल रहा है उसका मेकिंग का आपने वीडियो बनाया, वो स्टोरी पे डाला, वो स्टोरी एक दिन के लिए रहेगा लेकिन उसका रीच बहुत अच्छा रहता है। ओके। फिर स्टोरीज के ऊपर, रील्स के ऊपर लॉन्ग कैप्शन डाल के देखिए कि आपने थोड़ा लॉन्ग लिखा हुआ है उसके बारे में, आपके अकाउंट के साथ क्या चलता है वो देखिए। 4 वेडिंग फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, और लेकिन चारों के लिए अलग चीज वर्क हो सकती है। तो वो ट्राई करके ही देखना पड़ेगा कि आपके अकाउंट के लिए, आपके ऑडियंस के लिए क्या सूट होता है। ओके। जो भी आपके वो पोस्ट में जो लोग हैं उनको टैग कीजिए, तो उनके फ्रेंड सर्कल को वो पोस्ट पहुंचने के चांसेस है। देखिए, ये मान के ही चलिए कि ऑर्गेनिक रीच बहुत कम हो चुका है, तो आपको हमेशा कोशिश करते ही रहने चाहिए। थोड़ी पोस्ट आपको पेड भी करनी पड़ेगी, लेकिन कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ने वाले हैं। दूसरी चीज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोस्ट में। जैसे इंस्टाग्राम पोल का ऑप्शन देते हैं, अगर आप 2 फोटो डालेंगे, आपको कौन सा फोटो अच्छा है, तो अगर लोग बोलेंगे लेफ्ट वाला, राइट वाला, 1 नंबर 2 नंबर,
तो जितने लोग ज्यादा आंसर देंगे वो पोस्ट और ज्यादा वायरल होने की चांसेस और ज्यादा रीच होने के उसके चांसेस बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि लोग कमेंट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कमेंट देखिए, एक पोस्ट आपने डाला, आपके 1000 फॉलोअर्स है, तो हमेशा जो भी है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके खाली 50 फॉलोअर्स को वो पोस्ट दिखाएगा। वो 50 जन ने अगर कमेंट्स किया या उसमें से 4 जन ने वो पोस्ट फॉरवर्ड किया तो ही उनको लगेगा कि ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो नेक्स्ट 50 जन को दिखाएगा। उन्होंने वापस किया तो वो नेक्स्ट लॉट को दिखाएगा। तो इसके लिए इनिशियल टाइम में, मतलब जब भी आपने ऐड डाला है उसके 1 घंटे के अंदर उस पर कमेंट, रिएक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछिए, ऐसे एंगेजिंग पोस्ट डालिए कि लोग उसके साथ एंगेज हो और उसमें रिएक्शन दे, तो आपका पोस्ट ज्यादा रीच होगा। ओके, क्रॉस पोस्ट इंस्टाग्राम कंटेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीधा सीधा आपका फेसबुक का पेज आप इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो भी आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं वो फेसबुक में जाएगा, वो जो भी फेसबुक में डाल रहे हैं वो इंस्टाग्राम के साथ जाएगा। उसको आप टम्बलर में ये कर सकते हैं, ट्विटर में ये इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जो भी जाएगा, जहां से भी जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि ट्विटर पे मेरे क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्विटर में भले आपके इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स है, ट्विटर में आपके 10 फॉलोअर्स है, लेकिन वो ट्विटर में से 10 में से अगर एक बंदा है जिसकी 1 साल में शादी होने वाली है और वो उसको आपको वहां से बिजनेस मिला, तो वो विन विन ही हो गया ना। इसके लिए हमेशा एवरी चैनल को ट्राई कीजिए, एक ही ट्राई पे मत रिलाय रहिए, और जितनी ज्यादा जन से आपकी रीच होगी उतना ही आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उतनी आपको लीड मिलने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। अभी ये सब हम लोग जो बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक ही चल रहा है, हम लोग अभी तक पेड लीड्स या पेड मार्केटिंग पे कहीं पे भी आए नहीं है। ओके, आप ऑप्टिमाइज कीजिए आपका इंस्टाग्राम। बायो में, बेसिकली बायो में हम हमारी जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हमारा चैनल, हमारा इंस्टाग्राम कहाँ किस बारे में है, तो बायो में हमेशा लंबी लाइन लिखने से अच्छा शॉर्ट लाइन लिखिए, 3-4 शॉर्ट लाइन्स लिखिए कि आप क्या है, आप किस में स्पेशलिस्ट है, आप कहाँ पे रहते हैं, ऐसे कुछ शॉर्ट्स लाइन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कोई पढ़ने को नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉग पढ़ने को नहीं आ रहा है, उनका शॉर्ट टाइम स्पैन है, वो उनको पॉइंटर दिखना है, उनको लाइन में 2 लाइन में समझ में आना चाहिए आप फोटोग्राफर है, आप इसमें स्पेशलिस्ट है, ये आपकी फैसिलिटीज है, ये आपकी ये है, वो बंदा फिर आगे जाके आपका बाकी प्रोफाइल देखेगा। ओके, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी फॉलोअर्स बाय मत कीजिए। आपको इजीली, मतलब 100 रुपए में 1000 फॉलोअर्स, 500 रुपए में 1 लाख फॉलोअर्स, ऐसा आपको इजीली मिलेगा, लेकिन वो कभी भी मत कीजिए, क्योंकि उससे मैक्सिमम चांसेस होती है कि यूट्यूब, फेसबुक जो भी है आपका अकाउंट बैन कर देगा। आपको इजीली बायर्स फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो हमेशा हमेशा अवॉइड कीजिए। 100, 500, 50 कुछ भी मत लीजिए कभी भी। अभी ये मेरा एक ऐड जो मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक बिजनेस में हम लोग ऐड करते हैं, ये फेसबुक बिजनेस का ऐड का एक व्यू है। मैंने आपके साथ इमेज शेयर किया हुआ है क्योंकि मैं आपको किसी क्लाइंट का अकाउंट नहीं दिखा सकता हूँ। अभी एक वेडिंग फोटोग्राफर बॉम्बे के लिए पोस्ट किया हुआ ऐड है। अगर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम जो है अमाउंट स्पेंट है, तो अगर फर्स्ट ऐड आप देखेंगे तो लगभग 4,000 रुपए, 3,800 रुपए हम लोग ने स्पेंड किया हुआ है। उसका कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक लीड लाने का पैसा हम लोग का 45 लीड का खर्च हुए हैं, और ये 45 खर्च हुए हैं। ये 4,000 रुपए हम लोग ने जो खर्चा किया है उसमें हम लोग 19,000 लोगों तक पहुंचे हैं, 15,000 का रीच मिला है, और मुझे ये 83 लीड्स मिले हैं। अगर आप ठीक से देख सकते हैं तो फेसबुक लीड्स, ओके, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम मिक्स लीड्स रहेंगे। अभी ये 83 ऐसे लीड्स है। मैंने मेरा ऐड मेरे क्लाइंट का क्या दिखाया है कि हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना के डाला हुआ है। तो वो वेडिंग फोटोग्राफी का वीडियो देख के, वो पोस्ट देख के लोगों ने हाँ मुझे फोटोग्राफी करवानी है, उनका नाम दिया है, नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है। इसका मतलब क्या हो गया
कि 83 जन ने अगर मुझे दिया है तो उनको इंटेंट है उनको कि उनको काम करना है। जैसे हम लोग ने बात किया था कि जो ये इंप्रेशन जो है 19,000 जो इंप्रेशन है वो हो गई आपकी कोल्ड लीड्स। उसमें से वार्म लीड कौन सी हो गई, जिन्होंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो वो वार्म लीड्स हो गई। और हॉट लीड कौन सी होगी, ये 83 जो है वो अभी के लिए वार्म और हॉट के बीच में है। आपको शायद समझ में आता रहेगा कि वो आपकी वार्म लीड्स है। अभी इन्हें हमें फोन करके अपना पोर्टफोलियो दिखा के व्हाट्सएप पे शेयर करके इसमें लीड को क्लाइंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखते हैं कि आपने कितनी बार ऐसा पैसा डाला होगा जहां पे आपने एड पोस्ट किया है या बूस्ट किया है और आपको क्या रिजल्ट आएगा, शायद तो कुछ नहीं या गारंटेड ही कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा तो 4,000 रुपए में मैंने 83 लीड्स मुझे मिली है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो अगर ये 83 में से एक भी मेरी लीड क्रैक हो गई तो कम से कम वेडिंग फोटोग्राफी का बजट कितना रहता है, 50,000। हाउ मच वी हैव स्पेंट, 4,000 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस है। तो ये मार्केटिंग जो है वो आप लेजर फोकस मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस से। लेकिन ये चीज ऐसी है कि ये सिखाने के लिए 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं सिखाई जा सकती है। इसमें आप 4 टाइप से टारगेट कर सकते हैं, जियोग्राफिक कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड कर सकते हैं, आप एक्सक्लूड बेस्ड कर सकते हैं। मतलब ये चीज, मतलब जिसको वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है लेकिन जिसको एरियल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं उसमें से। या फिर ऐसे बंदे जिनकी एक से एक चीज हमें नहीं चाहिए, ऐसे पूरा डिटेल है। ये सब कैंपेन 3 लेवल पे चलते हैं। कैंपेन रहता है टॉप पे, उसके अंदर एड सेट रहता है और उसके अंदर एड्स रहती है। ये मैं कोशिश करूंगा, अभय सर बहुत पीछे लगे हैं इसके लिए, कोर्स बनाने के लिए या लेक्चर्स कुछ अरेंज करने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में कुछ हुआ तो ऐसे कुछ अरेंज करेंगे। हाँ, तो ये एक ओवरऑल व्यू था हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आपके अगर कोई कुछ क्वेश्चंस है तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर जो आए हुए जो ये व्यूअर्स है उसमें से जुड़ के आज निहाल कुलकर्णी, फिर यूनाइटेड फोरम फॉर फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन, प्रसाद अंजुरे, सतीश पेडनेकर, अनंत कामड़ी, कांचन स्टूडियो, हरीश पाटिल, सतीश पेडनेकर, अशोक सेन, राजकुमार सोनारे, सोहम सावंत, विजय भूलिज, एडी फोटोग्राफी, राजीव कुमार शर्मा, गोरखपुर से जो मनोज ब्राह्मणे, अक्षय जेठीधर, हरी सोनटक्के। तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम देखा। और किसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो मैं सर को पूछूंगा। कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक पूछना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट विकास सर। विकास जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं पर एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पे बहुत लेस स्पेंड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अरे ये एडवर्टाइजिंग और ये मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। तो क्या आप इस पे पॉइंट डालेंगे कि कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे या शुरुआत में हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? ये एक्सपेंसिव है कि फ्री में, जैसे आपने ऑर्गेनिक के बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सा डाउट है लोगों के बीच में, तो आप उसको क्लियर करें। आपने सही सवाल पूछा है कि लोगों को हमेशा लगता है कि हमें लाखों रुपया खर्च करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि 4,000, खाली 4,000 रुपए खर्च करके हमने कितनी लीड जनरेट की है, 80। और उसके नीचे का अगर आप स्लाइड देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3-3,500 का खर्चा है और उसमें 94 लीड्स है। देखिए आप मार्केटिंग फेसबुक पे या इस पे मार्केटिंग आप 40 रुपए पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं डेली। लेकिन ऑफकोर्स आपको उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो डेली एक 500 रुपए का बजट इज अ गुड बजट।
और दूसरी बात कैसी है कि 500 रुपया, अगर आपने 5,000 रुपया बजट रखा है तो 5,000 रुपया, देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को ना, कि मैंने मेरी रिक्वायरमेंट दी कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जिनका शायद एंगेजमेंट हो चुका है और जो वेडिंग फोटोग्राफी सर्च कर रहे हैं आजकल, वो कुछ वेडिंग इवेंट्स कंपनी को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग, तो वो गूगल वही मुझे लोग सर्च करके देगा। लेकिन वो सर्च करने के लिए गूगल को 2 से 3 दिन जाता है टू बी ये करने, क्योंकि गूगल भी लर्न करते रहता है। गूगल क्या करता है, आपका जो पैसा है वो एक 1000 पीपल को बता देता है कि 1000 जन को उन्होंने बताया, वो 1000 जन से कितने जन ने कमेंट ये किया कि 1000 में से 5 जन ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो गूगल वो जो 5 बंदे हैं उनका पूरा एनालिटिक्स निकालेगा कि ये जो 5 बंदे हैं उनमें कॉमन क्या है, कि बाबा ये जो है उनका एज ये फैक्टर में आ रहा है कि इनका एज 23 से 30 तक आ रहा है, और ये आजकल फोटोग्राफर की वेबसाइट ज्यादा देख रहे हैं, दैट मीन्स इनको कुछ वेडिंग है, या तो ये शेरवानी देख रहे हैं, या तो ये देख रहे हैं। उससे गूगल को पता चलता है कि ये इसमें इंटरेस्ट है। तो ये जो 5 बंदे हैं उनके जैसे और कितने बंदे हैं उनको वो ऐड दिखाना चालू होगा। फिर उसको नेक्स्ट 100 बंदे मिलेंगे जिनका कॉमन इंटरेस्ट जो रहेगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप 5 में से आप एनालिटिक्स निकालते हैं वो, और 100 में से जो एनालिटिक्स निकालते हैं, ऑब्वियसली 100 में से जो एनालिटिक्स रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं आपको एक स्लाइड बताता हूँ वापस, अगर शेयर करता हूँ 1 मिनट में, ये अगर 1 2 3 4 या 5 अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे सर आपका स्लाइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 800 रुपीज हम लोग ने स्पेंड किए हैं और हमें लीड खाली 4 ही मिली है। विकास जी आपका शेयर नहीं हुआ है स्क्रीन, शेयर नहीं हुआ, सॉरी 1 सेकंड, मैं वापस शेयर करता हूँ। नाउ यू कैन सी मी। यस सर, लोड हो रही है। ओके ओके ओके। तो अगर आप थर्ड देखेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी मुंबई 3, तो इसमें क्या हुआ था कि 800 रुपीज स्पेंड हुआ था और लीड्स मुझे खाली 4 ही मिली थी, बराबर है। और उसके ऊपर वाला देखेंगे तो 5,000 रुपए मैंने खर्च किया है और लीड मुझे 91 ली है। तो ये जो थर्ड जो है वो एक्चुअली उसका लर्निंग फेज था। अच्छा, लर्निंग फेज में क्या हुआ कि उसने लर्न किया कि क्या टाइप के लोग हैं जो ये एड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और उसने फिर वही जो लोग हैं उनको ही मेरा ऐड दिखाना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से पहला मेरा था कि 800 रुपए मैंने स्पेंड किया, मुझे 4 लीड्स मिली, मतलब एक लीड मुझे 200 रुपए की मिली। लेकिन जैसे उसका लर्निंग फेज कम हो गया, उसने 4,000 स्पेंड किया और मुझे 100 लीड्स मिली, दैट मीन्स मुझे 40 रुपीज की एक लीड मिल रही है। ऑब्वियसली जो 100 लीड्स मिल रही है उसमें से 50 लोग शायद ऐसे रहेंगे कि मेरा बजट 50,000 का है, लेकिन 50 लोग ऐसे रहेंगे नहीं, मेरा वेडिंग फोटोग्राफी का बजट मैं 10,000 ही स्पेंड कर सकता हूँ। बराबर। मंगलेश चेहरे पूछ रहे हैं सर, लीड्स तो मिलती है पर उनसे कैसे बात करें कि वो कन्विंस हो जाए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लीड्स मिल रही है आपको, मतलब वो क्वालिटी लीड्स मिल रही है कि नहीं, ये तो एक तो पहली बात है। और कन्विंस वो वही होंगे जब भी आप आपकी ब्रांड अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे। ये आपने अगर एक स्पेशलाइज की तरह आपको खुद को प्रेजेंट किया, बात करने का तरीका, उनको भेजने का तरीका, पोर्टफोलियो भेजने का तरीका, ये सब चीजें रहेगी तभी ये होता है। और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा इंटेंट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं अभी बोलूं कि अगर मैंने एक क्लाइंट के लिए जिसके लिए मार्केटिंग किया हुआ है, उसके एक ही बंदे से मैंने ट्रायल के लिए फोन किया था, लीड के लिए, तो उनसे बात हुआ, दैट क्लाइंट बजट वाज 1 लाख रुपीज, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उनका था वो 2 लाख के नीचे वो वीडियो फोटोग्राफी नहीं होने वाली थी। तो मेरा वो नेचर है समझिए, या मेरा वो बिलीफ है, इसके लिए मैंने उनको कन्विंस करते वक्त क्या पूछा, आप ठीक है मत कीजिए हम लोग के साथ फोटोग्राफी, लेकिन वेडिंग के दिन तक रात को 2 बजे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, एनी रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू ओनली टू फोटोग्राफी, जो भी आपके वेडिंग के लिए प्रॉब्लम है, मेकअप का प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो, मुझे जरूर फोन कीजिए,
मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो उनको क्या लगता है कि उनका इंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने अपने साथ एक तो ये चांस बढ़ते हैं कि उनको ऐसा कोई भी नहीं कॉन्फिडेंटली बताएगा कि आप मुझे मेरे साथ बिजनेस मत करो, फिर भी मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूं। तो वो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ काम रहेगा तो भी वो आने के चांसेस रहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग के कॉस्ट में, दोनों के कॉस्ट में अगर 10-12 हजार का 15 हजार का कॉस्टिंग में डिफरेंस रहेगा, तो दे विल टेक दैट चांस एंड दे विल डेफिनेटली गिव मी 10,000 मोर। तो वो हम लोग का इंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से लीड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। राजीव कुमार शर्मा पूछ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या किसी को हायर करना चाहिए? हायर करना अच्छी आइडिया हो सकती है, लेकिन अगेन वो आपका बजट उसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा। और ये एक्टिविटी जो है वो शॉर्टर एक्टिविटी नहीं है कि आपने 1 महीने के लिए किसी को हायर किया और उसने 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिला, ऐसे शायद नहीं होगा। ये 2-3 महीने की एक्टिविटी है कि आपको ग्रेजुअली रिजल्ट मिलना चालू होगा, सब चीज होगी। तो हायर अगर कर सकते हैं, आपका बजट है, देखिए साल भर का बिजनेस है आपका, बराबर है। तो ये साल भर के बिजनेस की अगर मैं आपने 10,000 रुपया किसी को पे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यू आर वेस्टिंग 20,000 ऑन पेड मार्केटिंग, तो वो बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे बोला वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। सतीश पेडनेकर बता रहे हैं कि today's workshop is very innovative in details of digital marketing in very simple language and photographers for digital marketing improvement of business. तो सतीश सर, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये जो विकास सर का लेक्चर है अच्छा लगा, उसके लिए मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ आपको। दूसरी चीज, सर आप यहाँ पर आए और आपने इतनी बढ़िया तरीके की जो प्रेजेंटेशन दिखाया और जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से यानी वो दिल में सच्चाई रख के जो की वो तो समझ में आता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं प्रसाद हिंदुरे जी जो है कैंडिला ऐप के, उनको उनके ऐप के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए बोलता हूँ। अबे सर, आगे भी अगर किसी का कमेंट आता है तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। जितना भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी आंसर कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू कि आप ये बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ये फोटोग्राफर के लिए खाली डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, हर टॉपिक को आप टच करने की कोशिश कर रही है। इसका सबने जरूर फायदा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, तब तक आपको आपका मन चाहा रेट नहीं मिल सकता है, आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक रेट नहीं मिलेगा आप ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते, आप ये नहीं कर सकते। मुझे और एक पॉइंट खाली ऐड करना चाहा कि आप हर इक्विपमेंट पे, हर चीज पे पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। आप रेंटल पे जाइए, चलेगा, लेकिन आप बिजनेस बढ़ाने का सोचिए। क्योंकि क्या होता है, आप 10 कैमरा नहीं ले सकते हैं, लेकिन 10 रेंट कर सकते हैं और 10 जगह आप भेज सकते हैं 10 बंदों को। आप कोलैबोरेट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जो भी आपका दूसरा फोटोग्राफर है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके वो उसके हिसाब का बिजनेस लेगा, आप अपने हिसाब का बिजनेस लेंगे। लेकिन आप अगर दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो धंधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप नहीं है राइवल से। ये पहले समझ लीजिए। जितने भी बात आप ज्यादा कर सकते हैं, जितने भी ये कर सकते हैं, जैसे अब मैंने बोला कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो मेकअप आर्टिस्ट अगर आपके बारे में वेडिंग कपल को बोले कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा अच्छा बंदा है, तो क्या होता है कि आपके ट्रस्ट जो है, आपको उधर जाके वापस आपको कन्विंस नहीं उनको करना पड़ता है, वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि बिजनेस मिलने का। इसलिए हमेशा साथ में चलिए। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि या इफ यू वांट टू रन फास्ट रन अलोन, इफ यू वांट टू रन गो फार बहुत सारे जन के साथ चलो। ऐसे सिंपल एक ये है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले दौड़िए, और अगर लंबा जाना है तो साथ में लेके चलिए। तो वही बोल रहा हूँ कि वो हमेशा कोशिश कीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर बोथ ऑफ योर एफर्ट्स, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई एम वेरी हैप्पी। So congratulations and thank you so much to giving me the opportunity to share my thoughts. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. प्रसाद जी। थैंक यू विकास जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है
डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस बताया है, इसके लिए बजट भी ज़्यादा नहीं लगता है और इतने डिटेल में बताया कि कोई भी इसको आसानी से समझ जाएगा। और डेफ़िनेटली हम आपको बताते हैं कि हम डेफ़िनेटली आज से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम चालू करेंगे और सारे बिज़नेसेस को ग्रो करने का कोशिश करेंगे। जो कोलैबोरेशन का आपने बात बताया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और डेफ़िनेटली बाकी फ़ोटोग्राफ़र्स और जो आर्टिस्ट है इसको व्यू कर रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। कोलैबोरेशन एक साथ आगे बढ़ने में ही भलाई है सबकी। सो कमिंग बैक टू पॉइंट कि जो अभय सर ने कहा कि कैमरिला, मैं कैमरिला ऐप का को-फाउंडर हूँ और ये जो हमने ऐप बनाई थी, ये इसलिए बनाई थी कि फ़ोटोग्राफ़र को जो बिज़नेस है वो मोबाइल पे मैनेज कर सके। क्योंकि आप डायरी या एक्सेल शीट हर जगह पे लेके नहीं जा सकते हैं। आपके पास मोबाइल रहता है, वो हर जगह पे रहता है। तो आपका कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप लीड्स वहाँ पे ऐप में ऐड कर सकते हैं। किसी का पेमेंट आपको रिसीव हुआ, आप तुरंत उसको रिसीट भेज सकते हो। आपका पूरा कैलेंडर यहाँ पे मैनेज होता है, आपका इवेंट कहाँ पे है, कौन क्लाइंट है, उसके साथ कुछ उनके पर्टिकुलर नोट्स रहती है कि मुझे इस क्लाइंट में कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी है, क्या सिनेमैटोग्राफ़ी है, ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी है, इसमें मैं क्या-क्या क्या-क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाला हूँ। इसका आप एक तरह से नोट्स लिख सकते हैं। हमारा कोशिश ये है कि आप ये जो डायरी वाला सिस्टम है या एक्सेल शीट वाला सिस्टम है, इसको छोड़ के हमारा जो ऐप में क्या कर रहे हैं, ऐप ईज़िली एक्सेसिबल है। आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसपे पूरा डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ये सारा डेटा हम क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये सेफ़ली और सिक्योर है, इसका एक्सेस हम भी नहीं लेते हैं। आपका जो प्राइवेसी हम मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपको पूरा अकाउंटिंग वहाँ पे दिखता है। आपका 1 महीने में, 1 साल में आपने कितना इवेंट्स किए हैं, आपने कितने लोगों को पेमेंट आपको मिला है, उसका हम बाइफरकेशन बताते हैं। उसमें किसी से आपको पैसे आने बाकी है, जैसे बहुत फ़ोटोग्राफ़र्स की ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जहाँ पे उनका पैसा मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, अटका पड़ा है और लोग पे नहीं कर रहे हैं। तो हमें फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है। जितना हम फ़ॉलो-अप लेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारे पैसे वापस आ सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है, जहाँ पे आप एक रेड कलर की रिसीट भेज सकते हैं लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू कि सर आपका ये इवेंट इस तारीख को हुआ है और इसमें से आपके सपोज़ 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपए बचे हुए हैं, आप प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखाता है, ये हम उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही साथ में किसी ने आपको पेमेंट किया है, तो हम उनको एक रिसीट भेजते हैं कि जहाँ से हम हमारा पैसा आपका पैसा हमें मिल गया है, इसका एक रिसीट रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और भी फीचर्स ऐड करते रहें कंटिन्यूअसली ताकि ये प्रोडक्ट है, ये फ़ोटोग्राफ़र्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाए उनके बिज़नेस का और उनका बिज़नेस बहुत एफ़िशिएंटली वो हैंडल कर सके। तो कोशिश हमारा यही है बहुत सारे प्ले स्टोर पे 4 प्लस रेटिंग है इसमें और लोगों का अच्छा-सा सपोर्ट आ रहा है। 600 प्लस फ़ोटोग्राफ़र्स ने इसमें सजेशंस देके इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं हम और डेफ़िनिटली डेली हम इसमें इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम के लिए 7 डेज़ ऑफ बाउंस बैक सीरीज़ में हमने इसमें 75% ऑफ रखा है। इसमें जो अनलिमिटेड वाला वर्ज़न है, प्रोफ़ेशनल वर्ज़न है, बस आपको 499 रुपीज़ में 1 साल में आपको यूज़ करने को मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमें इस ऐप को यूज़ करके देखिए, डेफ़िनेटली आपको कोई भी क्वेरी आता है, तो आप वेबसाइट पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ। वहाँ पे भी आप कॉल करके मुझे यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेरी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मैं उसको सॉल्व करूँगा। इसमें मैं ये जो कोलैबोरेशन है कैमज़ी और क कैमरिला का, इसके साथ कुछ मार्केटिंग पार्टनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा एल्बम सेंस जिनके डायरेक्टर आज हमारे साथ थे, उन्होंने उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में बताया कि ये क्यों प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और क्यों लोगों को अच्छा लगना चाहिए। ये एक उसके उससे ही ज़्यादा ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, हमने एक इंडियन फ़ोटोशॉप बनाया है, उससे भी बेटर फ़ोटोशॉप बनाया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा असलम जी को। उसके साथ दादा मूवीज़ फ़ोटोग्राफ़ी के इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो इवेंट है इसको
बहुत अच्छी तरीके से दादाजी मार्केट कर रहे हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं फिर से महासंघ और लाइट एंड शैडो एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पे इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ये फोटोग्राफर्स को ये जो 2 साल हमारे जो स्लो डाउन गए हैं, इनमें सबसे उठने के लिए ये मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच लाइट एंड शैडो एकेडमी, अभय सर जी और अभय कापरे सर जी। मैं थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूँगा मंगल सिंह खेड़े, उनका सर मार्केट में ऐसे होता है कि हमारे पैकेज में पैकेज अगर फोटोग्राफर के पैकेज से ज्यादा हो तो कैसे डील करें क्लाइंट से। और उनका ये और एक क्वेश्चन है, क्लाइंट होता है कि सेम सर्विस अगर फोटोग्राफर कम पे दे रहा हो तो कैसे बात करें। मंगल सिंह जी, कैसे है ना कि ये मुझे प्रॉब्लम आज तक नहीं आया है, क्योंकि हम लोग ने कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, एक चीज होती है कि एक कोई कॉस्ट देता है और एक आप वैल्यू देते हैं वो चीज की, कि जिसे आप कंपेयर नहीं कर सकते पैसे के साथ में। वो क्वालिटी हो सकती है, वो कमिटमेंट हो सकती है, इनोवेशन हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस बारे में ज्यादा मैं बात करने से अच्छा आप एक गूगल में 7P करके सर्च कीजिए। तो 7P जो होते हैं उसमें पीपल आ गया, प्रोजेक्शन आ गया, वो 7P आप जरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि आप खुद को कैसे ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर आपको ये कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम है कि ये बंदा इतने में दे रहे हैं, वो बंदा इतने में दे रहे हैं, वो नहीं होगा या फिर कम होगा। आप प्रोजेक्शन आपका जो रखेंगे वही हिसाब से आपको ये कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात है कि जो मैं कभी कभी करता हूँ कि ऐसे क्लाइंट छोड़ दीजिए। अगर आप बुरे छोड़ेंगे तो ही नए अच्छे आएंगे, जो आपको वैल्यू समझेंगे और जो आपका कॉस्ट रियल कॉस्ट है वही देंगे। तो थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा ये खाली एक सिंपल मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये खाली 7Ps पे आप फोकस कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम है वो बहुत ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्रतिभा स्टूडियो डीजी जी, क्या इस ऐप प्रसाद सर को क्वेश्चन है। हाँ, प्रतिभा स्टूडियो ये ऐप हमने बेसिक वर्जन जो है वो फ्री रखा है। उसमें आप 5 तक असाइनमेंट ऐड कर सकते हैं। आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद इन 60 सेकेंड्स में आपका पहला असाइनमेंट आप वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आपको उसका हिसाब किताब भी आप ऐड कर सकते हो इफिशिएंटली। ये बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है। और बेसिक वर्जन आपको आप 5 असाइनमेंट यूज करिए, उसको डिलीट करके आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। वो लाइफ टाइम फ्री है। फिर उसके बाद अगर आपको अनलिमिटेड असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए हमने एक मिनिमम अमाउंट रखा है, वो भी आपको उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निहार कुलकर्णी पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो विकास सर आपकी एजेंसी और उसकी वेबसाइट का जब नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग कोई डायरेक्ट क्लाइंट नहीं हैंडल करते हैं, इसके लिए मैं वेबसाइट तो नहीं बताता हूँ, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसका नाम आकृति और आइडिया बकेट करके है। सर आप यहाँ आप यहाँ पर आए, आपका जो टाइम है वो इतना बढ़िया तरीके से आपने ये सब बताया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।